Morning, everyone. This is Kamaksha Mathur, today's program moderator. I welcome you all to today's webinar on peer review and its implication. In this session, our speaker will guide us through the peer review process, its framework, responsibility, its implication in our CA practice. सबसे पहले मैं सी अंकुर कुमार गुप्ता सर का थैंक यू बोलना चाहूंगी टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी to begin with the program. I would like request CA Mayur Garg sir, chairman of the Gwalior branch, to say a few words. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. On behalf of CIRC, it's given me immense pleasure to welcome you all on today's insightful webinar on peer review process and its practical implementation. We are honored to have with us CA Dhruv Koyalji from Bareilly, whose expertise will surely enrich our understanding for this vital aspect of professional excellence. I also extend a warm welcome to our moderator, CA Kamaksha Mathurji from Seeker, for graciously anchoring today's session. Peer review is not just a compliance mechanism, it's a reflection of our commitment to uphold the high standard of integrity and quality in our profession. I am confident that today's deliberation will empower us to strengthen our practice and serve stakeholders more effectively. I thank the Central India Regional Council, especially Chairman C. Ankur Gupta ji and Secretary C. A. Jayan Tiwari ji for their continued support and guidance. Let us engage, learn, and grow together. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your kind words. Now I would like invite C. Ankur Kumar Gupta sir, chairman of the CIRC of ICI branch, to address the participants. Thank you, ma'am. Respected ग्वालियर ब्रांच चेयरमैन मयूर जी, हमारे सेशन चेयरमैन ध्रुव जी और मेरे को कलीग धरवल जी और इंटायर पूरी टीम और आप सभी ऑडियंस जो इस मौके पे आप सब लोगों ने साथ दिया है। और ये एक सेशन था क्योंकि अभी सबको ये लगा कि पीयर रिव्यू 31 दिसंबर को कंपलसरी करने जा रही है सभी फर्मों के लिए। जो 3 पार्टनर है उनके लिए कंपलसरी है, जो बैंक ऑडिट है उनके लिए भी करना चाहते हैं उनके लिए भी कंपलसरी कर दिया, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो। तो एक हमारे मन में एक विचार आया और ध्रुव जी से अप्रोच हुई कि भाई हम सेशन ले सकते हैं। तो मेरे को अच्छा एक हमको पूरे फेटर्निटी को एक अच्छा स्पीकर मिला। तो हमारी एक सोच रहती है कि मेंबर्स के बीच में हम प्रैक्टिकल जो काम करने वाले मेंबर हैं उनको लेके आए। उसी सोच के साथ में हमने ये सेशन रखा है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो, जिसमें हमको पीयर रिव्यू कराते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और जो पीयर रिव्यूअर है जो करने आ रहा है वो क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखेंगे। उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हुए हम हमारा जो काम है हमारा वर्क है वो स्मूथली हो जाए और एक इंस्टीट्यूट की जो हमारी कंप्लेंट्स है वो कंप्लीट हो जाए। तो उसके मध्य ध्यान में रखते हुए ये रखा है, क्योंकि बड़ी ब्रांचेज में पीयर रिव्यू के कोर्स भी हो जाते हैं, बड़ी ब्रांचेज में पर्टिकुलर इस तरह के सेमिनार भी हो जाते हैं। बट जो आउटसाइडर हैं, जो जहाँ ब्रांचेज नहीं है, जहाँ छोटी ब्रांचेज है, वहाँ ऐसे प्रोग्राम नहीं हो पाते हैं। तो उन मेंबर को ध्यान में रखते हुए, उन फर्मों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि गाँवों में हमारे जो हम बोलते हैं ना, हमारे हर पिन नंबर पे पिन कोड नंबर पे हमारा स्टूडेंट है, तो हमारे हर पिन कोड नंबर पे हमारा मेंबर भी है। तो उस मेंबर का ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की है कि हमारा ये वेबिनार उस तक पहुंचे और उसकी कुछ हम हेल्प कर पाए एज ए CIRC पूरी टीम और ध्रुव जी के माध्यम से। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा सर को कि उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम निकाला हमारे लिए, और मैडम को, कमाक्षा मैडम को, जो जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला मॉडरेट करने के लिए। और मयूर जी का स्पेशल थैंक यू, क्योंकि मेरी एक थॉट है कि सभी ब्रांचेस को साथ में लेके चलें। तो हर ब्रांचेस का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इस बार मयूर जी का था कि इस माध्यम से कि मयूर जी लोकल लेवल पे भी एक हमको फेस मिलते हैं और ब्रांचेस को भी लगता है CIRC साथ में काम कर रही है। अदरवाइज क्या होता है कि CIRC अपने लेवल पे काम करती जाती है, ब्रांचेस को पता भी नहीं होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक कोशिश है सब ब्रांचेस को साथ में लेके चलने की, और आप सब लोगों के माध्यम से। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया उसके लिए, और अच्छा सेशन रहेगा होपफुली। जो भी आपके क्वेश्चन है मन में आए वो चैट बॉक्स में डाल सकते हो, लास्ट में जो रेज हैंड करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन मतलब वन साइडेड नहीं रहने वाला, कुछ टाइम तक वन साइडेड रहेगा, उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर टाइप में हम कर लेंगे, जिसमें आपकी जो भी क्यूरीज हो उसका एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ध्रुव जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओवर टू कमाक्षा मैम। Thank you, sir. Thank you for your encouraging words.
Now I request CA Dhruv Kothari sir, Chairman of Sikasa branch CIRC, to share his thoughts. ध्रुव नहीं, धवल कोठारी, Okay, sorry, it's Dhaval Kothari sir. सिकासा चेयरमैन। धवल जी शायद में भी निकल गए, कंटिन्यू करें मैं। Okay. Uh, Now I would like to introduce today's speaker, CA Dhruv Goyal sir. He is an experienced chartered accountant specialized in statutory and bank audits, compliances, and peer review programs. He is an ICI faculty member and career counseling. He has trained and mentored thousands of students and professionals. With great honor, I now invite CA Dhruv Goyal sir to begin the session. थैंक यू सो मच मैम, सोच मैम जी। सबसे पहले आज के अपने सीआईआरसी के चेयरमैन अंकुर जी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ जयंत तिवारी सर, सेक्रेटरी सर, उनका भी, मयूर गर्ग सर, क्योंकि ग्वालियर की कंप्लीट टीम को, और आप कामाक्षा मैम, आई थिंक आप आर यू बिलोंग टू सिकार ना, सिकार, आई थिंक यू। Yes, sir. Seeker, Rajasthan. अच्छा सीखना। तो आपकी कंप्लीट टीम को, क्योंकि देखिए कोई भी चर्चा किसी पर भी टॉपिक पर होती है तो पूरी टीम एफर्ट होता है सर, किसी एक का नहीं कि सर केवल कामाक्षा मैम या अंकुर सर, ये अंकुर सर तो है ही, एवरीवन इज देयर, बट एक टीम एफर्ट दिखाई देता है। और ये इस बात के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि पूरी सीआईआरसी टीम का, कि जिसने इतने सुंदर ढंग से ये वेबिनार करवाई। क्योंकि मैं बहुत सारी जगह पर फिजिकल तो जा ही रहा हूँ, लेकिन जो सर का बहुत बढ़िया, सर ने एक बात रखी कि पिन वाइज, पिन कोड वाइज, तो हर पिन पर हर फैकल्टी नहीं पहुंच सकता, ये संभव नहीं है इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे कि हर जगह, लेकिन वेबिनार हर जगह पहुंच सकती है, ऑनलाइन हर जगह, क्योंकि आज के टाइम में हम सबके पास कहीं ना कहीं ऑनलाइन कनेक्टिविटी है। तो इस माध्यम से मैं अपना दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कंप्लीट सीआईआरसी टीम को, और स्पेशली थैंक यू अंकुर सर एंड जयंत तिवारी सर। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और मुझे आज दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं सीआईआरसी लेवल पर कुछ आपको अपना ज्ञान ज्ञान मेरा क्या है, लेकिन सर साझा करने का मौका मिला, मुझे इसी बात के लिए बड़ी खुशी है। और आगे भी कुछ ना कुछ शायद मुझे मौका मिले आप लोग की ब्लेसिंग से, तो देखेंगे सर। तो सर क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ अपना सर आज के टॉपिक? बिल्कुल सर, बिल्कुल। Yes, sir. ओके ओके। आर यू एबल टू सी दिस विंडो? Yes, it's visible. ओके। Screen is visible. सो टुडे टॉपिक जो अलॉटेड मुझे किया गया है वो पीयर रिव्यू। सर इस समय का मैं आप सभी के बीच में अपनी पूरी बात कहूंगा। सर देखिए, जो भी चीज सर ने बिल्कुल सही कहा कि टू वे ट्रैफिक होना चाहिए। किसके मन में जो भी मैं बात करूंगा वो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से बात करेंगे हम लोग, क्योंकि उससे मजा आएगा, तभी समझ पाएंगे हम लोग कि कहाँ हम खड़े हुए हैं और कहाँ तक हमको पहुंचना है। टॉपिक है पीयर रिव्यू, इस समय का हॉट टॉपिक है। हम सबको एक मोटा मोटी बात पता है कि 1 जनवरी 2026 तक हमको अपना पीयर रिव्यू फॉर्म का करवाना है, सर्टिफिकेट हमको चाहिए होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 10 नवंबर जो भी निकल के चुकी है उसमें हम लोग टेक्स्ट ऑडिट में बिजी रहे, जो डेट एक्सटेंड होती रही समय समय पर, और लास्ट डेट टेक्स्ट 10 ऑफ नवंबर रही है। अब हम लोग फ्री हो गए कंपेरेटिवली काफी हद तक। अब हमको अपना जो, अब कहते हैं ना, अब हमें अपना ऑडिट करवाना है सर। अभी तक तो हमने बहुत ऑडिट कर लिया सर क्लाइंट्स के, अब नाउ इट्स आवर टर्न कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अपने आप को एज ए क्लाइंट रिप्रेजेंट करें कि भैया हाँ, हमें भी, हमने क्या करा अब तक या हमें अब क्या बेटर करना है। क्योंकि पीयर रिव्यू जो टॉपिक है वो इंस्टीट्यूट का जो हमारे है वो बेसिकली क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट है, 100 डिग्री का क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट है। एक छोटी सी बात जो मैं अपनी स्टार्ट करने से पहले मैं शेयर कर दूं, कोई भी मेरा मेंबर, मेरे इंस्टीट्यूट का मेंबर, कोई भी ये ना सोचे कि मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत छोटे लेवल पर खड़ा हुआ हूं, मेरी प्रोप्राइटरशिप है इसलिए बहुत सारी चीजें से मैं बच जाऊंगा या बहुत सारी चीजें मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये कहीं ना कहीं माइंड में क्या है कि यार ये तो सब बड़ी फर्म्स के लिए एप्लीकेबल है, हम लोग के लिए कहाँ एप्लीकेबल है? क्योंकि मेजरली इंडिया में अगर हम बात करें अपने स्पेशली सीआईआरसी की बात करें तो उसमें छोटी फर्म ज्यादा है, मेजर पोर्शन, बट नेचुरल है। लेकिन इट डजंट मीन कि व्हेन यू आर ए सीए देन यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी एथिक ना। ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारी फर्म छोटी है, बड़ी है, स्मॉल साइज है, ऐसा नहीं कह सकते, और पीयर रिव्यू में तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो मैं इन शब्दों से अपनी बात को आरंभ करता हूँ। सो दिस इज माई होम पेज ऑफ दिस पीपीटी स्लाइड, पीयर रिव्यू। नाउ सबसे पहले कमेटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
ICAI पीयर रिव्यू बोर्ड कमेटी। करंट स्टेटस में देखेंगे तो सबसे पहले चेयरमैन सर आएंगे, श्री पुरुषोत्तम अली खंडेलवाल जी। वाइस चेयरमैन CA ज्ञानचंद जी। सेक्रेटरी मोहित बैजल जी। यहाँ सर मैंने ईमेल आईडी मेंशन करी है, दिस इज वेरी रेलिवेंट। ये बात का ध्यान रखें, पूरा पीयर रिव्यू प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कंप्लीट मेल आईडी पर आधारित है। कोई भी ऑनलाइन, जो कहने की ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, जो भी चीज होगी वो होगी ही टोटल ईमेल के थ्रू। कोई देयर इज नो पोर्टल एट ऑल कि आप पोर्टल पे किसी को डाटा पंच करना है। मुझे टोटल मेल अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी के थ्रू, और जो बोर्ड की रजिस्टर्ड मेल आईडी उसी पर ही सब बातचीत होगी। तो यहाँ मेल आईडी जिसको नोट करनी है वो इस लेके चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या भैया मेल आईडी नोट कर लीजिए। इट्स peerreviewboard@ICAI.in। दैट इज द रेलिवेंट फॉर टुडे पीयर रिव्यू टॉपिक। सेकेंडली, मैंने वेबसाइट भी मेंशन करी हुई है। जो भी रेलिवेंट फॉर्म्स हैं, बेसिकली फॉर्म 1 है इस समय के लिए रेलिवेंट, लेकिन जो भी फॉर्म से चर्चा करेंगे वो इस वेबसाइट पे 100 डिग्री के वर्ड में PDF दोनों में अवेलेबल है। तो ये 2-3 बातें थी, तो मैंने कहा स्टार्टिंग में यहां से कर रहा हूं कि चलिए, रेलिवेंट पार्टीज है पीयर रिव्यू में। कौन कौन रेलिवेंट पार्टीज हो सकता है? सबसे पहले तो बट नेचुरल हम लोग का बोर्ड, पीयर रिव्यू बोर्ड, मतलब अपना इंस्टीट्यूट, PRB पीयर रिव्यू बोर्ड। ध्रुव जी, दूसरा मैं आता है प्रैक्टिस यूनिट, जिसको अपनी फर्म का पीयर रिव्यू करवाना है, इट इज कॉल्ड प्रैक्टिस यूनिट। अगर मुझे मेरी फर्म का नाम है P टनर एंड कंपनी, और मुझे अपनी फर्म का अगर पीयर रिव्यू करवाना है तो आई एम कॉलिंग माई फर्म इज कॉल्ड प्रैक्टिस यूनिट इन पीयर रिव्यू गाइडलाइंस। ध्रुव जी, प्रैक्टिस आपको यूनिट थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। वो सर। PPT नहीं चल रही अपनी, जो PPT की स्लाइड है वो स्क्रीन मूवमेंट नहीं हो रही। एक बार ऑफ करके दोबारा ज्वाइन करो ना। मैं फिर से इसको कनेक्ट स्टॉप करता हूँ। शेयरिंग करके स्टॉप, ओके 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 ओके। थोड़ा सा, और स्क्रीन चाहे बड़ी कर लो आप इसको, हाँ अ, नहीं, कोई बात नहीं सर। उसमें स्लाइड में डाल के। नाउ इट इज सीनेबल। हाँ, सर अब हो रहा है सर, शो हो रहा है आपको? पीयर रिव्यू बोर्ड पे आ गए अपन। अपनी कौन सी स्लाइड चल रही है अभी? सर एक मिनट, पीयर नहीं, रेलिवेंट पार्टीज पर हूँ सर मेरी तो। हाँ, रिलेवेंट पार्टी, हाँ इसी पे है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो सर रेलिवेंट पार्टीज का मतलब सबसे पहले तो अपने इंस्टीट्यूट का पीयर रिव्यू बोर्ड, देन प्रैक्टिस यूनिट, जिस सीए फर्म को अपना पीयर रिव्यू करवाना है, इट इज कॉल्ड प्रैक्टिस यूनिट। वो मे बी प्रोप्राइटरशिप, मे बी पार्टनरशिप, मे बी LLP। एंड फाइनली जो पीयर रिव्यूअर होगा, जो पीयर रिव्यू करेगा, दैट इज कॉल्ड पीयर रिव्यूअर। यहां सर मैंने लिखा है इंडिविजुअल कैपेसिटी। सर मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 4 पार्टनर हैं और उसमें रिव्यूअर एक ही है। कोई मिस्टर ABCD, 4 पार्टनर्स आर देयर, और उसमें रिव्यूअर जो है वो मिस्टर A है। तो सर जो मिस्टर A होंगे ना, ही इज ओनली एलिजिबल, और जो वो बिलिंग करेंगे, जो भी वो अपना करेंगे, वो सब मिस्टर A अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में करेंगे, नॉट एज ए फर्म। इवन अगर उनकी फर्म GST में रजिस्टर्ड है, तो वो जो अपना पीयर रिव्यू का बिल भी देंगे, वो भी सर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में देंगे। उनको GST वहां एलिजिबल नहीं होगी, वहां उनको GST का बिल नहीं देना है। उनको CA ध्रुव गोयल अगर पीयर रिव्यूअर है तो CA ध्रुव गोयल अपने इंडिविजुअल नेम से ही बिलिंग करेंगे। सर आई एम ऑन नेक्स्ट स्लाइड्स, रेलेवेंट एब्रिविएशंस यूज्ड, आर यू एबल टू सी सर? ये आपकी स्लाइड मूव नहीं हो रही है शायद। इसको ना अपना जो ऊपर है ना, फ्रॉम द करंट स्लाइड, उसको एक बार डाल करो ना, एक मिनट, आपके जो एक्सेल शीट पे। हाँ, अब आ गया। अब आ गया सर। हम्म, फ्रॉम करंट स्टेट, अब ठीक है सर। हाँ। ठीक है। सो नाउ द सेकंड नेक्स्ट स्लाइड इज रेलेवेंट एब्रिविएशंस। कुछ मैंने एब्रिविएशंस यूज करी है स्लाइड में। फर्स्ट इज PU प्रैक्टिस यूनिट, देन PR पीयर रिव्यू, देन PRB बोर्ड, देन PRP, this is very relevant, PRP पीयर रिव्यू पीरियड। अभी आगे चर्चा, डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। देन PRC पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, एंड देन फाइनल एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। सर पीयर रिव्यू हमसे कौन कहता है? इंस्टीट्यूट तो कहते हैं। इंस्टीट्यूट किस चीज के तहत कहता है? तो सर यहाँ गाइडलाइंस मेंशन करी हुई है कि भैया सेक्शन दे रखा है, इस सेक्शन के तहत, इस गाइडलाइंस के तहत हम लोग ये सब पीयर रिव्यू अपना करवा रहे हैं, या हम एज ए पीयर रिव्यू कर रहे हैं। मैंने एक छोटी सी एब्रिविएशन की स्टेट बनाई थी, नथिंग मोर देन दैट। सर आर यू एबल टू सी नेक्स्ट स्लाइड, क्राइटेरिया ऑफ पीयर? स्लाइड मूव नहीं हो रही सर। स्लाइड मूव नहीं हो रही है, इसका मतलब मुझे फिर से अगेन, अब आई थिंक अब नाउ यू आर एबल। हाँ, अब तो आ गई। क्राइटेरिया ऑफ पीयर पे है ना सर, आप लोग देख पा रहे हैं ना? हाँ, ठीक है। सो दीज आर द बेसिकली, दे आर 5 टाइप्स ऑफ 5 क्राइटेरियाज ऑफ पीयर रिव्यू।
जो क्लॉज 5 कहता है हमसे। पहला है मैंडेटरी। अभी अभी हम लोग आगे क्लॉज पढ़ेंगे कि भैया मैंडेटरी है तो मैंडेटरी करवाएंगे। दूसरा, कोई भी प्रैक्टिस यूनिट, कोई भी सीए फर्म अपना वॉलेंटरली भी करवा सकता है। जैसे आज हम टैक्स ऑडिट, अगर आज हमारा सीसी आता है तो कहता है साहब मुझे तो, मेरी टर्नओवर है 25 लाख रुपए, लेकिन भैया मेरा टैक्स ऑडिट कर दो आप। अगर बीइंग अ सोल प्रोप्राइटर तो हम उसका टैक्स ऑडिट कर सकते हैं, तो वॉलेंटरली भी कर सकते हैं। तीसरा, कि भैया कोई स्पेशल केस रिव्यू है। भैया अगर बोर्ड कहता है कि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसको मिली हुई होती है कुछ रेगुलेटरी से, कि सेक्रेटरी, आईसीआई, डिस्ट्रिब्यूटरी डायरेक्टर, किसी से भी, तो भैया उस स्पेशल केस रिव्यू हो सकता है। इट इज जस्ट लाइक स्पेशल टैक्स ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, वॉलेंटरली ऑडिट या मैंडेटरी एज पर जो भी इनकम टैक्स एक्ट होते हैं। तो यहाँ बात है अपनी गाइडलाइंस की, पीआर रिव्यू गाइडलाइंस की, उसके तहत जो न्यू प्रैक्टिस यूनिट है उनकी यहाँ डेफिनेशन दे रखी है कि न्यू प्रैक्टिस यूनिट मींस जिनका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मैक्सिमम 12 मंथ्स, क्या मतलब 12 मंथ से नीचे, बेटर कॉल इट, कि जिनके 12 मंथ से कम जिनको फर्म बनाए हुए हुआ है, उनको हम बोलते हैं न्यू प्रैक्टिस इन पीयर रिव्यू। और फाइनली बट नॉट लीस्ट, पीआरबी में प्रिस्क्राइब, भैया अगर कोई बोर्ड ने प्रिस्क्राइब रखा है देन उस क्राइटेरिया के बेस पर कोई भी प्रैक्टिस यूनिट अपना पीयर रिव्यू करवा सकती है। चलिए, आई थिंक सर नाउ यू आर नॉट एबल टू सी द नेक्स्ट स्लाइड। सर अब ठीक है, पीआर मैंडेट रोल आउट आ गई सर, आ गई। आ गई, ठीक है। सर नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज पीआर मैंडेट रोल। सर ये कहां से मैंडेट, जो मैंडेटरी वर्ड मैंने मेंशन करा था लास्ट स्लाइड में, ये उसकी डेफिनेशन है सर। दीज आर द 4 फेसेस। पीयर रिव्यू अभी तक जो भी हुआ है वो 4 फेसेस में हुए हैं। वी आर नाउ वी आर एट फेज 4। पहली है फेज 1, जो है उनमें कहा गया कि जो भी सीए फर्म, जो भी प्रैक्टिस यूनिट स्टेचुरी ऑडिट करेगी किसी भी लिस्टेड कंपनी का, उसको अपनी सीए फर्म का जो पीयर रिव्यू करवाना था उसकी लास्ट डेट थी, एप्लीकेबल डेट 1 अप्रैल 2022। आप देख सकते हैं 1 अप्रैल। दूसरा फेज 2 लेकर आया बोर्ड। उसमें कहा गया कि कोई भी स्टेचुरी ऑडिट किसी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, वहां वर्ड है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जिसकी उन्होंने कुछ पैरामीटर्स दिए कि जिसकी पेड अप कैपिटल या तो इतनी हो, या एनुअल टर्नओवर कम से कम उनका 1000 CR रहा हो, या डेट या आउटस्टैंडिंग लोन्स या डिपॉजिट इतने रहो इन एग्रीगेट। ऐसे केसेस में 1 जुलाई 2024 उन्होंने रिवाइज करिए, या तो ये हो, या जिस फर्म में मिनिमम 5 पार्टनर्स हो, या तो ये हो, चाहे भले ही कुछ भी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो तब भी एप्लीकेबल है, और या भैया कम से कम 5 पार्टनर हो, चाहे भले ही फिर ऊपर वाली कंडीशन हो या ना, उसके पास अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का ऑडिट हो या नहीं हो। अगर मिनिमम 5 पार्टनर्स है देन आपको अपनी प्रैक्टिस यूनिट, बीइंग अ प्रैक्टिस यूनिट, अपनी सीए फर्म का 1 जुलाई 2024 तक पीयर रिव्यू करवाना था। फेज 3 लेकर आया फिर बोर्ड। उसमें कहा गया कि कोई भी स्टेचुरी ऑडिट करा हुआ हो किसी भी एंटिटी का जिसने फंड्स रेज करे हो, कहां से, पब्लिक बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एफआई स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मिनिमम 50 CR ड्यूरिंग दैट 3 इयर्स का जो पीआर पीरियड होता है। या तो ये कंडीशन हो, या किसी भी सीए फर्म में मिनिमम 4 पार्टनर्स हों। उस केस की जो डेट दी गई थी पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट की, वो 1 जनवरी 2025 दी गई थी, जिसको बोर्ड ने फिर एक्सटेंड करा था, एक्सटेंड करके 1 जुलाई 2025 लेकर आया। अब फेज 4 जो इस समय का करंट टॉपिक है, कोई भी ऐसी सीए फर्म जो ऑडिट कर रही हो किसी भी पब्लिक बैंक का, ऑडिट का मतलब चाहे कॉन्करेंट ऑडिट हो, चाहे स्टेचुरी ऑडिट हो, या एक्सेट्रा, किसी भी तरीके का अगर पब्लिक बैंक ब्रांच ऑडिट कर रही हो, चाहे भले ही वो प्रोप्राइटरशिप हो। ध्यान से सुनेंगे इस बात को, क्योंकि इसमें बड़ा मार्केट में बड़ा कंफ्यूजन है कि भैया हम तो प्रोप्राइटर, हम तो सिंगल हैं, हम पे तो ये है वो है। तो कोई भी सीए फर्म जिसको बैंक को ऑडिट करना हो, चाहे कॉन्करेंट या स्टेचुरी, अगर उसको बैंक ऑडिट चाहे नहीं मिला हो सकता है 31 मार्च जो कमिंग 2026 आने वाला है, वो एलिजिबल जब ही हो पाएगा जब उसके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होगा। ये बहुत ध्यान से सुनेंगे हम लोग। तो या तो वो, या फिर उस किसी भी सीए फर्म जिसमें 3 पार्टनर्स हो, उनको, उनके लिए डेट थी 1 अप्रैल 25।
जो एक्सटेंड करके फर्स्ट ऑफ जैन 2026 बोर्ड लेकर आया है। तो इसका मतलब आज अगर कोई भी सीए फर्म, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, मिनिमम पार्टनर 2 हो, नो इश्यू। अगर आपको बैंक ऑडिट किसी भी तरीके का करना हो, चाहे कॉन्करेंट या स्टेचुरी, आपको अपनी फर्म का पीयर रिव्यू करवाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। या आपकी फर्म में 3 पार्टनर्स हो, फिर आपको कोई सा ही ऑडिट करना हो। जब 3 पार्टनर्स की बात है, फिर आपके पास बैंक ऑडिट नहीं भी हो तब भी, अगर आपके पास 3 पार्टनर है, तब आपको 100% 1 जनवरी 2026 जो आ रहा है, तब तक आपको सर्टिफिकेट ले लेना है। इसमें क्वेरीज उठ सकती हैं कि सर मान लीजिए हमने 31 दिसंबर 2025, जो कमिंग 31 दिसंबर आ रहा है, हमने तब तक अप्लाई कर दिया, तो क्या 1 जनवरी 26 को हमारे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा? नहीं आएगा, बट नेचुरल है। तो क्या सर हम साइन नहीं कर सकते? यस सर। इंस्टीट्यूट का अर्थात बोर्ड का यही कहना है कि अगर आपके पास 1 जनवरी जो डेडलाइन दी गई है, ये सर्टिफिकेट मिलने की है, अप्लाई करने की नहीं सर। इसका मतलब हमको अप्लाई जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करें, क्योंकि बोर्ड पर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। क्योंकि 10 नवंबर के बाद हम सब प्रोफेशनल्स कहीं ना कहीं फ्री हो गए हैं और लग रहा है कि हम लोग अपना पीयर रिव्यू करवाएं, अगर हम लोग एलिजिबल हैं। तो ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, तो इट्स गुड कि जितना जल्दी हम डाटा बना लें अपना। वो मैं अभी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्या डाटा बनाना है, लेकिन आपको अपना पीयर रिव्यू जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट में मैंने एक नोट मेंशन करा है कि फॉर एनी अबव प्रैक्टिस यूनिट देयर इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ हैविंग सर्टिफिकेट बिफोर एक्सेप्टिंग। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते अगर आप एलिजिबल हैं। आपके पास पीयर, आप एलिजिबल होते हुए भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, यू कांट एक्सेप्ट एज पर पीयर रिव्यू गाइडलाइंस एज ऑफ नाउ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें फेज 4 जो है वो रेलिवेंट फॉर मेजरली ऑल ऑफ अस, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम लोग या तो स्टेचुरी बैंक्वेट कर रहे होंगे या कॉन्फ्रेंट कर रहे होंगे। एक बात और, हो सकता है कोई मेरा प्रोफेशनल ब्रदर एंड सिस्टर ये कहे कि सर मेरे पास अभी ना कॉन्करेंट है ना स्टेचुरी है, मैं प्रोप्राइटरशिप हूं, लेकिन मुझे क्या पता मार्च 26 में मिल जाए मुझे। तो वो मिल तो सकता है, लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास सर्टिफिकेट, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं है देन। तो इट्स गुड कि भैया आप दिमाग ना लगाओ कि किस में हम आएंगे किस में नहीं आएंगे। इट्स गुड कि भैया अपनी फर्म का पीयर रिव्यू करवा लीजिए। देखिए पीयर रिव्यू करवा के, पीयर रिव्यू का जो पीरियड होगा वो 3 साल का होता है। ये सर्टिफिकेट आपको 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा। तो इट्स गुड कि कहीं ना कहीं हम लोग के, देखिए सीएनएजी में भी पॉइंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। एक कहीं ना कहीं मॉरल सपोर्ट भी मिलता है कि यार हमने अपनी फर्म का पीयर रिव्यू करवा रखा है, इसका मतलब वी आर क्वालिटी कॉन्शियस। इंस्टीट्यूट की नजर में क्वालिटी कॉन्शियस होना बहुत रेलिवेंट है। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, समटाइम्स हम इनको स्किप कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं, तो मैंने कहा मैं आपको साझा कर दूं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अदर पॉइंट्स पे बात करते हैं। सर आर यू एबल टू सी द नेक्स्ट स्लाइड सर? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। अदर पॉइंट्स मैंने कुछ मेंशन करे हुए। पीयर रिव्यू प्रोसेस शेल अप्लाई। सर क्वेरीज अभी ले लें या बाद में ले लें, सो इट विल बी कंफर्टेबल? सर जैसा आपको उचित लगे। सर मैं मैं देख ये लेता हूँ समझता क्वेरी हूँ कि क्योंकि लास्ट में रेज। लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि सर बहुत सारी कब अभी? क्वेरीज तो सेशन के दौरान ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके सर, नो इशू सर। मैं रेज हैंड्स देख लेता हूँ किस किसके हैं सर। यहाँ 2 रेज हैंड्स हो रहे हैं आई थिंक। सर जो क्वेरी पूछना चाहे सर अभी हैंड टू हैंड पूछ लें मुझसे, रेज हैंड्स करने की बजाय, मतलब मुझसे पूछ ही लो। चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं ये लोग, अच्छा ओके। चैट बॉक्स से भी ले लेंगे बात। सर एक मैं थोड़ा सा रिव्यू कर लेता हूँ। स्क्रीन नॉट मूविंग, ओके ओके ओके। आपकी पीपीटी नहीं आ रही है सर, प्लीज स्लाइड नंबर 2। देर कम करने को बोलो, स्टे इशू करो। ओके। कम्युनिकेशन विद पीआरबी बोर्ड इज थ्रू पीआरबी ऑफिशियल मीडिया। हाउएवर पीयर रिव्यू रिपोर्ट इज टू बी सेंड बाय पीरियड सेपरेट ईमेल फॉर सेंडिंग रिपोर्ट्स। लाइट नॉट मूविंग, जीएसटी विल बी रिकॉर्ड इफ प्रोप्राइटर इज डूइंग पीयर रिव्यू एंड रजिस्टर्ड। सर अगर आप बीइंग अ प्रोप्राइटर हो, मतलब आपकी आप पीयर रिव्यूअर हो और प्रोप्राइटरशिप में हो, देन आप उसको अलग नहीं कर सकते, तब तो आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म की बात करें, आपकी फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड है और पीयर रिव्यू तो कोई एक इंडिविजुअल मेंबर ही करेगा, देन इट इज नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अगर आप प्रोप्राइटर, तब तो आपकी मजबूरी है। तब तो आप अगर दुर्गुल प्रोप्राइटरशिप में हैं, डीजीएन एसोसिएट्स करके बना रखी है उन्होंने फर्म, तब और डीजी एसोसिएट्स आपकी जीएसटी में रजिस्टर्ड, देन वी हैव टू चार्ज, अदरवाइज नॉट।
In case we are connecting concurrent audit as on today, then we can continue. In case of schedule, we can get peer review done before. No. अगर आप बैंक ऑडिट कोई सा भी हो, कौन ये आपके सीए नवीद नवीद करके कुछ नहीं मारा इनका, आप किसी भी टाइप का बैंक ऑडिट कर रहे होंगे, चाहे स्टेचुरी चाहे कॉन्करेंट, आपको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट चाहिए होगा एज ऑफ 1 जन 2026। मतलब ऐसा नहीं कि केवल स्टेचुरी के लिए होगा। मैं मेल आईडी ग्रुप पे डाल दूंगा, अंकुर सर को मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, जो बोर्ड की मेल आईडी है, क्योंकि अभी चर्चा भी करेंगे हम लोग। सर यहाँ ट्रस्ट ऑडिट की किसी ने कहा है कि व्हाट अबाउट ट्रस्ट ऑडिट्स इन दैट पीयर रिव्यू नीडेड। सर ट्रस्ट ऑडिट के लिए अगर आपको करना है, अगर आपकी फर्म में मिनिमम 3 पार्टनर्स हैं, ओनली देन यू कैन डू। लेकिन इफ यू आर ओनली हैविंग 2 पार्टनर्स और प्रोप्राइटरशिप, देन यू नीड नॉट एनी पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट फॉर कंडक्टिंग ट्रस्ट ऑडिट। सुमित जी का कहना है कि उनके प्रोप्राइटरशिप फर्म में कोई एक कॉन्करेंट ऑडिटर सहकारी बैंक का। सर आप, इट्स गुड कि आप पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट ले रहे हैं, इट्स नॉट गुड, इट्स कंपल्शन ऑन यू कि आपको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि अगर आप अंडरगोइंग कर रहे हैं कॉन्करेंट ऑडिट किसी भी सहकारी बैंक का। बिफोर माई फर्म प्रोप्राइटरशिप थी, बट आफ्टर दिस, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ये सीए प्रताप जी का ये क्वेरी डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक नाउ वी हैव सम अप, क्योंकि फिर थोड़ा सा हम लोग आगे से मूव कर रहा हूँ सर मैं। Now are you able to see this other points slide? बिल्कुल सर, बिल्कुल। Okay. So my other points, of first point आता है कि peer review process shall apply to all the AE। यहाँ AE stands for Assurance Engagement Services। Basically देखिए सर, अभी AE की हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, तभी चलिए चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सर, सर चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। इट इज पॉसिबल, अगर मान लीजिए आपकी एक सीए फर्म है, कोई प्रैक्टिस यूनिट है, उसकी 3 ब्रांचेस हैं और एक हेड ऑफिस है, तो क्या ये संभव है? क्वेरी उठी थी कि क्या हम किसी एक ब्रांच से करवाएं या एज ए होल, जैसे जीएसटी में एज ए होल हम पेन बेस्ड बात करते हैं, वो करना है हमको। सर इट इज अप टू यू कि आप किसी एक ब्रांच से करवाएं या मल्टीपल ब्रांच से करवाएं, सारी ब्रांचेस से करवाएं इंक्लूडिंग हेड ऑफिस। लेकिन सर अगर 3 बैंक कोड में जो ब्रांच इंचार्ज कर सकता है, उसने अपनी ब्रांच करवा रखा है, जो रिमेनिंग 2 ब्रांचेस है उन्होंने अपना पीयर नहीं करवा रखा है, तो उनका कोई भी पार्टनर जो भी अपने अपना इंस्टीट्यूट को कहा होगा कि ये ब्रांच इंचार्ज मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई है सीए, ये पीयर रिव्यू, ये आपका बैंक ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर्टिकुलर ब्रांचेस का आपने पीयर रिव्यू नहीं करवाया है। तो इट्स ऑलवेज बी सजेशन एंड गुड दैट कि आप अपनी एज ए होल फर्म को करवाएं इंस्टेड ऑफ कि आप ब्रांच वाइज करें। बाकी इट इज अप टू यू कि आप क्या करें, लेकिन ऑप्शन इज देयर। सर पूरी पीपीटी, पूरा पीयर रिव्यू इस थर्ड पॉइंट पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियड, पीयर रिव्यू पीरियड। इट मींस 3 फाइनेंशियल ईयर्स preceding the year in which the practice unit is selected और एज पर पीआरबी। इस समय से फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26। अगर आज कोई भी प्रैक्टिस यूनिट 25-26 मतलब 1 अप्रैल 25 से और 31 मार्च 26 तक अप्लाई करती है फॉर पीयर रिव्यू, तो सर उसका जो पीयर रिव्यू होगा वो मार्च 25 तक के लिए होगा। सर लेटेस्ट से आज 21 नवंबर को मैं अपनी फर्म का पीयर रिव्यू के लिए अप्लाई करता हूं, फॉर्म 1 है, मैंने फॉर्म 1 अप्लाई करा, तो जो मेरा पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिलेगा सर वो 31 मार्च 25 तक के लिए एप्लीकेबल होगा, नॉट ऑनवर्ड्स। जो 25-26 जिस ईयर में हमको अप्लाई करना है उससे लास्ट 3 ईयर्स हमको जोड़ने हैं, वो ईयर को स्किप करना है। द प्रोसेस ऑफ पीयर रिव्यू इज मेजरली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग दैट 3 ईयर्स। सर फॉर्म 1 के अंदर एक एनेक्शन ए करके है, उसके अंदर सर हम हर ब्रांच को, हर जो भी प्रैक्टिस यूनिट है उसको लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स वहां मेंशन करने, एंड इट इज नॉट द ओनली थिंग कि हमको अपने लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स को मेंशन करना है कि जस्ट लाइक कि कंप्यूटर एक्सेल में डाटा उठाया वो डाल दिया, ऐसा नहीं। जिन जिन केसेस में हमने यूनिट नंबर जनरेट करें, क्योंकि वर्ड है वहां एई, एश्योरेंस एंगेजमेंट्स,
जो हमने यूडी नंबर जनरेट करे होंगे बट नेचुरली वो हमने एश्योरेंस एंगेजमेंट के अगेंस्ट में करे होंगे। तो एई के अगेंस्ट में जो भी यूडिन नंबर जनरेट करे वो सब डाटा जाएगा, ए को एक क्लाइंट जाएगा। इट मस्ट बी मैच्ड विद द यूडिन पोर्टल जो एनेक्जर ए हम लोग बनाएंगे फॉर्म 1 का जो एप्लीकेशन ऑफ पीयर रिव्यू है, उसके तहत एनेक्जर ए में जो लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स डालनी है। हाँ, दैट इज अ सेपरेट थिंग कि हम वहां नेम ऑफ क्लाइंट की बजाय हम अपना कोड नंबर ऑफ क्लाइंट्स मेंशन कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, बट you have to mention all the client against which you have generated UDINs basically। उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे कि उसके अंदर क्या डाटा जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन नंबर ऑफ यूडिन इट शुड बी मैच विद द यूडिन पोर्टल। ये एक छोटी सी बात थी। अगर किसी फर्म का पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिल चुका है किसी भी प्रैक्टिस यूनिट को, और उसके बाद अगर उसका किसी वजह से मिसप्लेस हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो वो एक 200 रुपए की फीस है और एक सर्टिफिकेट एफिडेविट कुछ लगेगा, जिसके बेस पे उसको फिर से सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा। अब एक क्वेरी उठी थी, उसकी उसी का सॉल्यूशन सामने आ रहा है। मान लीजिए मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें हम लोग 4 पार्टनर हैं। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप इनटू एलएलपी, एंड जो पार्टनरशिप थी उसको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू हो चुका था, लेकिन नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन देयर इज चेंज ऑफ नेम, या फिर नेम चेंज हो गया, when there is a change of name of practice unit and FRN firm registration number remains the same, or conversion of firm into LLP, then upon an application made, board amend and issue a fresh certificate on a return of original certificate। in that case जो फर्म को पार्टनरशिप फर्म को सर्टिफिकेट मिला था वो ओरिजिनली रिटर्न बैक कर देगा बोर्ड को, बोर्ड एक फ्रेश इशू कर देगा। एक सिंगल कंडीशन रखी है कि मिनिमम 50% ऑफ द पार्टनर्स शेल कंटिन्यू टू बी द पार्टनर्स इन द न्यू एंटिटी दैट इज कॉल्ड एलएलपी। ये एक छोटी सी कंडीशन रखी है। अदरवाइज यू हैव टू अप्लाई फ्रेश, अदरवाइज, और अगर आपके 50% पार्टनर्स कंटिन्यू है देन आपको कुछ नहीं करना है, एक एप्लीकेशन और आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिटर्न बैक कर देना है बोर्ड को, बोर्ड आपको फ्रेश सर्टिफिकेट इशू कर देगा। यू नीड नॉट टू डू फ्रेश एक्टिविटी, फ्रेश पीयर रिव्यू एक्टिविटी बेसिकली। नाउ जो हम लोगों ने बात करी थी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, उसकी परिभाषा पूरी सामने आपके सामने आ रही है। एन एंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस अ कंक्लूजन बट डज नॉट इंक्लूड, ये स्पेसिफिकली नेगेटिव लिस्ट की तरह, जैसे जीएसटी में हम लोग की नेगेटिव लिस्ट है, इसकी तरह इन्होंने इसको एक्सक्लूजन करा है। पहला एमसीई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंगेजमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन बिफोर अथॉरिटी, जैसे कि हम लोग इनकम टैक्स जीएसटी में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी अगर हमने अपने क्लाइंट से फीस चार्ज कर रखी है, वो फीस इस एश्योरेंस एंगेजमेंट का पार्ट नहीं मानी जाएगी। एंगेजमेंट टीआरपी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर होते हैं। एंगेजमेंट फॉर कंपैरिजन ऑफ एफएसटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिकली समटाइम्स हम लोग जनरली, हालांकि इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस, बट समटाइम्स हम लोग को क्लाइंट हमको कहता है कि सर आप मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो, कंपाइल कर दो, मुझे बैंक में सीसी लिमिट के लिए चाहिए, नॉन ऑडिट का केस है, नॉन ऑडिट वाला। तो अगर उस केस में हम ले रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, देन वी नीड नॉट this client is not including in this assurance engagement, this client fees is not included in AE engagement solely other than FST, कुछ भी हो सकता है। समटाइम हम एक्सपर्ट विटनेस की तरह अगर हम फीस चार्ज कर रहे हैं, देन या प्रोवाइड एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन पॉइंट्स ऑफ प्रिंसिपल, समटाइम्स सर्टेन लॉस पर, किसी फैक्ट्स पर या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर। समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उसको उसका डिस्प्यूट्स रेज हो गए बिटवीन सम पार्टनर्स, तो पार्टनरशिप को खत्म करनी है, तो उसको हमें किसी ना किसी फैक्ट्स के बेसिस पर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि फैक्ट्स के बेसिस पर हमको पार्टनरशिप डिसोल्यूशन की हम कुछ फीस देते हैं कि भैया ठीक है भाई, बैठ के अपना उनका सेटलमेंट करवा देते हैं। तो इट इज जस्ट एन एग्जांपल। एंगेजमेंट फॉर डीडी, डीडी स्टैंड्स फॉर यार ड्यू डिलीजेंस। समटाइम बैंक में हमको डीडी बोरो करवाता है, तो हमको ड्यू डिलीजेंस की रिपोर्ट देनी होती है, तो उस केसेस पे भी एश्योरेंस एंगेजमेंट उसका पार्ट नहीं है, वो उसके परिभाषा से बाहर है। तो ये जो केसेस आए हैं, एनी अदर सर्विसेज नॉट प्रिस्क्राइब बाय द काउंसिल, ये जो केसेस है ये वो केसेस है जिन पे अगर किसी भी वजह से, जनरली सर देखिए हम लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, हम अपने सीए फर्म की बात कर रहे हैं अपन लोग, तो उनमें जनरली भेलपुरी होती है, सारी चीजें सारी फीस उठा के हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डाल देते हैं, वो कोई इशू नहीं। इनकम टैक्स पॉइंट से इट इज परफेक्टली गुड, परफेक्टली वेल। बट एज फार एज पीयर रिव्यू इज कंसर्न,
हमको कायदे से वहाँ ब्रेकअप चाहिए, हमें ये सारी फीस अपनी वहाँ अलग करनी है, और जो केवल एश्योरेंस एंगेजमेंट से फीस आई है वो हमको अलग करनी है। जनरली जो पाया जाता है 95% हम लोग की फीस एश्योरेंस एंगेजमेंट्स की ही होती है। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक आईटीआर फाइल करी, ये पूरे साल में या इन 3 सालों में मैंने लेटर से 500 आईटीआर फाइल करी है, और लेटर से मैंने 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी है मैंने उतना उस पर फीस चार्ज करी है। और मुझे नंबर एक में समझने के लिए, अगर मुझे कैश की बात ना करूं, तो अगर मैं मेरे पास फीस इसी हुई है, मेरे अकाउंट में करंट अकाउंट में आई है, देन वो भी फीस यहाँ काउंट नहीं होगी, क्योंकि इट इज नॉट एन एक्सप्रेशनल कंट्रीब्यूशन, वो हमें इंक्लूड नहीं करनी है आईटीआर फाइलिंग फीस। जस्ट डायरेक्टली एग्जांपल मैंने ले लिया, क्योंकि वो हमारे प्रोफेशन से कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह से कोरिलेट होनी है। दिस इज ऑल अबाउट एश्योरेंस एंगेजमेंट। नाउ मैंने कुछ केस स्टडीज ड्राफ्ट करी हैं। केस स्टडीज ऑन पीआरपी। पीआरपी स्टैंड फॉर पीयर रिव्यू पीरियड। मार्केट में बहुत ज्यादा क्योस भी क्रिएटेड है कि सर ये पीरियड 3 साल का है, लेकिन इस पर थोड़ा सा एलोबरेट करने की रिक्वायरमेंट है कि इसका मतलब क्या है, समझते हैं सब। लेट अस से एक प्रैक्टिस यूनिट है सर, दिस पीपीटी इज सीनेबल सर फॉर टू ऑल ऑफ यू ना सर? सर है। ओके ओके। एक प्रैक्टिस यूनिट है, उसने एक ऑडिट करा फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। लेट अस से कंपनी इज डाबर। एक प्रैक्टिस यूनिट ने एक डाबर कंपनी का ऑडिट करा फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, मार्च 24 का। ऑडिट रिपोर्ट या यूडिन जो इशू हुआ होगा, बट नेचुरल है वो अप्रैल से सितंबर 2024 में इशू हुआ होगा। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इशू होगा। रिपोर्ट और यूडिन जो इशू हुई होगी वो 24-25 में ही होगी, लेकिन वो करा गया है 23-24 के लिए। तो सर पीरियड पीरियड जो होगा रिलेवेंट ईयर वो होगा इन दिस केस इस फाइनेंशियल ईयर 24-25। कंक्लूजन की बात करेंगे तो ये होगा कि पीरियड इन इज दैट इन विच प्रैक्टिस यूनिट हैज रेंडर्ड हिज सर्विस, दैट इज ऑडिट रिपोर्ट, एआर स्टैंड्स फॉर ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन इशूड, यूडिन इज जनरेटेड एंड नॉट फाइनेंशियल ईयर 23-24। अब सर अगर आप लोग जब भी फॉर्म 1 को देखेंगे, उसके अंदर एनेक्जर ए को देखेंगे, वहां वो कह रहा है कि लास्ट 3 ईयर्स का डाटा देना है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि मैंने आपको अभी बताया था कि आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मैं और आप अप्लाई करने जा रहे हैं पीयर रिव्यू के लिए, मुझे डाटा देना है मार्च 25 तक का। तो वो मार्च 25 से क्या मतलब है, मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं। आपको मार्च 25 तक जो यूनिट जनरेट करे हैं आपने 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 के बीच में जो यूनिट नंबर जनरेट करे हैं, वो बट नेचुरल है आपने जो करे होंगे वो 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए करे होंगे। तो जो यूडिन पोर्टल से हम लिस्ट निकालेंगे वो तो निकालेंगे हम 23-24 की, सॉरी 24-25 की, लेकिन जो क्लाइंट का डेटा वो फिलअप करना है, जैसे उसकी नेटवर्थ, बोरोइंग्स या टर्नओवर, वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की होंगी, क्योंकि उसी का तो यूनिट हम लोगों ने 24-25 में करा हुआ। तो ये छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं, बहुत गड़बड़ी हो रही है फॉर्म फाइल करने में, क्योंकि बाद में बोर्ड उसको बार बार रिजेक्ट कर दे रहा है कि आपने डाटा सही से फिलअप नहीं करा है, आपने डाटा गलत दिया है। तो इन छोटी छोटी बारीक बातों से रखेंगे। जो हम लोगों ने अभी मार्च 25 के ऑडिट करें उसका कहीं पर भी कोई रेफरेंस नहीं है, ना ही वो देना है डाटा। हमको जो लेटेस्ट डाटा देना होगा, वो लास्ट जो डाटा देना होगा वो मार्च 24 का ही होगा, मार्च 25 का नहीं हो सकता। क्लाइंट की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, यूडन मार्च 25 का ही होगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। ये तो था ऑडिट की बात। अब लेटेस्ट से एक प्रैक्टिस यूनिट है, उन्हें स्टेचुरी ऑडिट करा है लेटेस्ट से स्टेट बैंक का, बैंक ऑडिट का। अब बट नेचुरल जो हम लोग ने मार्च 24 के ऑडिट करे होंगे वो अप्रैल 24 में जाके करे होंगे। अगेन अगर आप देखें तो ऑडिट रिपोर्ट या यूटिन जो इशू करी होगी हम लोगों ने अप्रैल 24 में करी होगी, दैट इज फाइनेंशियल 24-25। तो जो रेलिवेंट ईयर हो गया वो इन दिस केस 24-25 हो गया। कंक्लूजन अगेन द सेम, द पीरियड इन विच ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन इशूड, यूडिन हैज जनरेटेड एंड नॉट फाइनेंशियल ईयर 23-24। ये दो केसेस थे जो हम लोगों ने टैक्स ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट कर लिया मैंने, और एक आपका बैंक ऑडिट कर लिया। नाउ द थर्ड केस स्टडी इज अबाउट सर्टिफिकेट्स। मान लीजिए एक प्रैक्टिस यूनिट है और एक टर्नओवर सर्टिफिकेट, जो हम सर्टिफिकेट तो सर हम लोग के लिए एक जस्ट पीनट्स हो गया, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कभी कभी समटाइम्स तो मैंने एक पीयर रिव्यू करा था, उसके इतने सर्टिफिकेट उन्होंने इशू करे हैं कि मुझे लगता है उसकी मेजर प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के ऊपर है, समटाइम्स हो जाता है सर। तो एक प्रैक्टिस यूनिट जिसने टर्नओवर सर्टिफिकेट इशू करा है फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, लेकिन जो सर्टिफिकेट इशू करा है 15 मई 2024 को करा है, इट मींस फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो जो इस केस में हो गया वो रिलेवेंट ईयर हो गया 24-25। कंक्लूजन अगेन द सेम, दैट द इन विच सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड इन विच
service has been rendered या in which urine is generated and not for those 3 financial years. इसके अलावा सर एक केस स्टडी जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करी हुई, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। समटाइम्स जो ये पीएफ ट्रस्ट वगैरह होती हैं सरकारी संस्थाओं की या प्राइवेट संस्थाओं की, प्राइवेट कंपनीज की, पीएफ ट्रस्ट वगैरह सर होती हैं इन लोग की। समटाइम्स सरकारी संस्था मेरे पास तो आते रहते हैं सर, उसमें ये होता है कि भैया अभी तो हमारा 21 22 22 23 का हमको टैक्स ऑडिट करवाना है अपना। भैया ठीक है, वो हमारे पास आता है, ऑडिट करवा लेता है। अब मैंने कराया मार्च 22 का ऑडिट ट्रस्ट का, ईपीएफ ट्रस्ट का, पीएफ ट्रस्ट का, लेकिन करा है मैंने 25 26 में, लेटर से 24 25 में करा है। तो सर है तो वो 22 का, लेकिन करा है मैंने फाइनेंशियल ईयर 24 25 में, मतलब यूडी नंबर जो जनरेट हुआ है वो 24 25 में हुआ है। देन इट इज इक्वली एप्लीकेबल। वो मुझे यूरिन का डाटा मुझे अपने फॉर्म 1 एनेक्जर ए के अंदर मेंशन करना होगा, चाहे भले ही वो 2022 की बात हो, 2018 की बात हो, इससे मेरा मतलब नहीं। मैंने यूरिन कब जनरेट करा है, अर्थात मैंने अपनी सर्विस कब प्रोवाइड करी, दैट इज द रेलिवेंट पीरियड। तो मैंने जस्ट एक छोटा सा केस था। बाकी इट शुड बी नोटेड दैट फॉर क्लॉज 22 जो फॉर्म 1 का है, the relevant data figure shall be as per above mentioned interpretation should be matched with the generated UDINs. सर अगर आपने एक साल में 300 400 500 यूडिन नंबर जनरेट करे हैं, आपको एनेक्जर ए जो है फॉर्म 1 का, उसके अंदर 100 डिग्री का मैचिंग चाहिए, आपको सबका डाटा चाहिए होगा, वहां मेंशन करना पड़ेगा। इट इज नॉट कि सर आपने टेक्स्ट वेट का दे दिया, सर्टिफिकेट्स को नहीं दिया, ऐसा नहीं कर सकते। आपने अगर करवाना है तो यूडिन टोटल डेटा जो यूडिन पोर्टल पे अवेलेबल है, आपको सब एज इट इज एनेक्जर ए के अंदर आपको मेंशन करना मैंडेटरी है। अगर आपने मैच नहीं करवा के दिया, इट इज अप्रोप्रिएट कि आपका फॉर्म रिजेक्शन होने के 100 डिग्री के चांसेस हैं। मैंने आपको पहले से बता रहा हूं, इसलिए डाटा बहुत ढंग से बनाएंगे। प्रैक्टिस बीइंग अ प्रैक्टिस यूनिट, पीयर रिव्यू हो सकता है इग्नोर कर दे, लेकिन बोर्ड इग्नोर नहीं करेगा। पीयर रिव्यूअर तो देखिए सर, वो मैं आप में से कोई होगा, कोई ना कोई सीए ही होगा। हो सकता है वो सीए अपना कोई भाई बंधु इन द सेंस कि कोई घर का ही हो, तो वो इग्नोर कर सकता है, लेकिन बोर्ड इग्नोर नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इट शुड बी मैच्ड विद द यूरिन पोर्टल, यूरिन से जो भी हमने यूरिन जनरेट करें। Is it seeable next at PR stages or केस स्टडी ऑन no? पीआरपी, No, it's not PR studies. Okay, मैं पीआर स्टेज। PR stages basically review peer review stages. Sir, as usual, there are 3 stages. First is planning, then execution, and then reporting. Stage by हम लोग आगे बढ़ते हैं। First is planning. So steps of stage 1, that is called planning. What are the steps? सबसे पहले जो प्रैक्टिस यूनिट होगा वो अप्लाई करेगा पीयर रिव्यू के लिए फॉर्म 1 में। या तो वो खुद से अप्लाई करेगा या फिर बोर्ड सेलेक्ट कर देगा। अभी मैं इस बारे में चर्चा नहीं करने जा रहे, अभी तो हम सीओ मोटो की बात कर रहे हैं हम लोग, कि भैया जो प्रैक्टिस यूनिट होगा वो अप्लाई करे पीयर रिव्यू को फॉर्म 1 में। उसको पूरा फॉर्म 1 फिलअप करना होगा। फॉर्म 1 रेडीली अवेलेबल है, मैं खुद आपको भी शेयर कर सकता हूँ। वैसे पोर्टल पे वर्ड में और पीडीएफ दोनों में अवेलेबल है। इट्स गुड कि आप वर्ड की फाइल का प्रिंट आउट ले लें और लेटेस्ट फॉर्म 1 का ही प्रिंट आउट लें। ये गलती ना करें, ये भी केसेस हो सकते हैं समटाइम्स कि किसी और जिस ये फॉर्म का, जिस प्रैक्टिस यूनिट का पीयर रिव्यू हो चुका है, समटाइम्स लगता है कि यार भैया तुम अपना हमें फॉर्म दे दो, हम उसी को एडिट कर लेंगे। ये गलती ना करें सर। कंट्रोल सी कंट्रोल वी जो हम लोग गलती कर जाते हैं, और जनरली हम स्टाफ से कह देते हैं भैया तुम इसको एडिट कर दो, इसमें नेम, एफआरएन नंबर वगैरह, पार्टनर्स के नेम चेंज कर दो। सर ये गलती ना करें। एक केस में बोर्ड के पास गया है, बोर्ड ने उसमें क्या हुआ कि उन्हें कंट्रोल सी कंट्रोल वी किसी का फॉर्म कॉपी करा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली कह रहा हूं आपसे, उस फॉर्म में जो नया फॉर्म था, लेटेस्ट फॉर्म में, उसमें और पुराने वाले फॉर्म में जो ऑलरेडी जिसपे पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिल चुका था फॉर्म 1 के अगेंस्ट में, उसमें एक पॉइंट चेंज हुआ। लेकिन ये बात उस प्रैक्टिस यूनिट को नहीं पता था जिसने अप्लाई करने जा रहा था। उसने उसी फॉर्म को कंट्रोल सी कंट्रोल भी करा, पुराने वाले फॉर्म को बोर्ड में भेज दिया। बोर्ड ने स्ट्रेट फॉरवर्डली रिजेक्ट कर दिया कि इसका मतलब, और ये लिख के दे दिया मेल पर कि आपने, इसका मतलब है कि किसी का कॉपी पेस्ट करा है, क्योंकि बोर्ड को पता था कि कितने पॉइंट्स हैं नए वाले में, कितने पॉइंट्स हैं पुराने वाले में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम जनरली अमूमन गलती करने के चांस रख सकते हैं। तो मैंने उसको आपको बचा रहा हूँ, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो उस पॉइंट मैंने आपको बताया। फिर क्या होगा जब आपने फॉर्म 1 के लिए अप्लाई करा, बोर्ड रिकमेंड्स करेगा पैनल ऑफ 3 रिव्यूअर्स विद इन 3 वर्किंग डेज। वो 3 रिव्यूअर्स को नेम आपके पास आ जाएंगे। एक क्वेश्चन उठ सकता है कि सर वो जो रिव्यूअर्स होंगे वो आउटसाइड द सिटी होंगे या विद इन सिटी होंगे।
सर फॉर्म 1 के अंदर पहले ही ये मेंशन करा हुआ है कि आप आउटसाइड चाहते हैं या विद इन सिटी चाहते हैं। विद इन सिटी चाहेंगे और आपके सिटी में अगर रिव्यूअर्स होंगे तो उन्हीं तीनों में कोई भी 3 नाम आएंगे। अगर आप आउटसाइड सिटी चाहते हैं तो वहां पूछा जाएगा कि आप सिटी नेम प्रेफरेंस, आपका सिटी नेम क्या होगा, आपकी जो भी नियर बाई सिटी होगी वो आप नेम डाल देंगे, सो दैट कि आपको उस सिटी के आपको 3 पैनल्स रिव्यू के नेम आ जाएंगे। उनमें से यू हैव टू सिलेक्ट वन। Practice unit selects the reviewer and inform the board within 1 working day. बोर्ड नोटिफाई द रिव्यूअर एंड प्रैक्टिस यूनिट। बोर्ड कह देगा ठीक है भैया, रिव्यूअर को और प्रैक्टिस यूनिट को बता देगा। रिव्यूअर देन जो भी पीयर रिव्यू सिलेक्ट करेंगे आप उसको अपनी कंसर्न देनी होगी फॉर्म 2 के तहत, और विद इन 2 वर्किंग डेज वो अपनी कंसर्न देगा कि ठीक है मैं इनका पीयर रिव्यू कर दूंगा। बोर्ड प्रैक्टिस यूनिट से कहेगा कि भैया वो जो फॉर्म 1 आपने मुझे दिया था वो अब आप जो रिव्यूअर आपने सेलेक्ट करा है उसको आप फॉर्म 1 दे दीजिए। प्रैक्टिस यूनिट टू प्रोवाइड एनी अदर इंफॉर्मेशन एज द रिव्यूअर, जैसा रिव्यूअर कहेगा वो सब डाटा प्रैक्टिस यूनिट को देना होगा। एक कोई इनिशियल सैंपल, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं अभी हम लोग आगे। एक इनिशियल सैंपल सेलेक्ट करेगा रिव्यूअर विद इन 2 वर्किंग डेज। जब उसके पास फॉर्म 1 आ जाएगा उसके बेस पे, क्योंकि फॉर्म 1 आते ही उसके पास एनेक्जर आ जाएगा, एनेक्जर ए, और एनेक्जर ए में सारा लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, उसके क्या नेटवर्थ हैं, बोरिंग, सब उसके सामने आ जाएंगी। उसके बेस पे वो सैंपल सेलेक्ट करेगा, और सैंपल सेलेक्ट करके विद इन 2 वर्किंग डेज उसको एक सैंपल सेलेक्ट करना है और वो प्रैक्टिस यूनिट को बताना है। PU will be notified of the selection of the initial sample as well as date of visit by reviewer। से इस बात का ध्यान रखेंगे, जो रिव्यूअर है उसको भी ध्यान रखना, क्योंकि रिव्यूअर भी आप और मुझ में से कोई एक होगा। रिव्यूअर जो भी विजिट करेगा प्रैक्टिस यूनिट की, इट मस्ट बी थ्रू मेल। मतलब उसको पहले फॉर्म 2, फॉर्म 5, सॉरी इट्स फॉर्म 5 के तहत उसको वहां बताना होगा कि सर मैं इस दिन जा रहा हूं प्रैक्टिस यूनिट के पास। ओनली देन उसकी अटेंडेंस मार्क्ड होगी, अदरवाइज ये माना जाएगा कि रिव्यूअर गए ही नहीं। तो फॉर्म 5 के तहत ही वो, चाहे उसको अगर वो 5 बार जाता है या 10 बार जाता है, उसको हर बार फॉर्म 5 फाइल करना होगा मेल के थ्रू कि भैया मैं इस दिन जा रहा हूं फर्दर कुछ इंफॉर्मेशन के लिए। तो जितनी बार जाएगा उतनी बार वो उसको फॉर्म 5 फाइल करना होगा रिव्यूअर को, और ये बोर्ड को बताना होगा। अब ये सारी चीजें जो हैं, जितना भी मैंने आपको प्लानिंग बताई है, एवरीथिंग अबव विल बी डन ओनली थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल। अब इसका क्या मतलब है? सर हम सब सीए प्रैक्टिस यूनिट्स की, सीए फर्म्स की कोई ना कोई एक ईमेल आईडी बट नेचुरल है कि अपने पोर्टल पे, इंस्टीट्यूट के जो पोर्टल, एसएसपी पोर्टल, वहां रजिस्टर्ड है। सर मान लीजिए मेरे मोबाइल में 5 मेल आईडी से मैं एक्सेस करता हूँ, मेरे एंड्रॉइड फोन है या एप्पल फोन है, और मैं 5 मेल आईडी में एक्सेस करता हूँ। मैं कहीं ट्रेवलिंग में हूँ या कहीं पर भी ऑफिस में हूँ, इट इज मच मोर इजी फॉर मी, कन्वीनियंट फॉर मी कि मैं अपने मोबाइल से कुछ डेटा शेयर कर दूँ। मुझसे रिव्यूअर ने या बोर्ड ने कुछ मांगा और मैंने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी या कोई सी भी एक ऐसी ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड नहीं है पोर्टल पे, इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे, उससे मैंने रिवर्ट कर दिया, सर इट इज डीम्ड कि आपने कोई भी मेल का रिवर्ट नहीं करा है। इट्स ऑलवेज बी ऑलवेज ऑलवेज फॉलो दैट कि आप रजिस्टर्ड मेल आईडी का ही उपयोग करें इंस्टेड ऑफ आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी का। अदरवाइज आपने सब डाटा दे भी दिया और आप डीम्ड कि आपने कुछ भी डाटा नहीं दिया, क्योंकि आपने अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी को ना यूज करके आपने अपनी कोई अदर ईमेल आईडी यूज करी। सो इट्स ऑलवेज बी प्रेफरेंस की प्रेफरेबल कि आप अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी का ही उपयोग करें। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेज 1 प्लानिंग। देन स्टेज 2 एग्जीक्यूशन। स्टेज 2 एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन में क्या होगा? फिक्सेशन ऑफ डेट ऑफ इनिशियल मीटिंग बिटवीन प्रैक्टिस यूनिट एंड रिव्यूअर। ये लोग आपस में अपनी, मतलब प्रैक्टिस यूनिट रिव्यूअर एक डेट फिक्स कर लेंगे, भाई इस दिन आ जाओ, सैंपल जो आपने बताए बताओ क्या क्या चीजें, उसको हम दिखा देंगे, आपकी फाइल्स निकलवा देंगे। रिव्यू ऑफ जनरल कंट्रोल्स ऑफ प्रैक्टिस यूनिट, ये लोग अपने सिलेबस में सीए के सिलेबस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स, स्टैंडर्ड्स, आउटसाइड कंसल्टेशन, स्टाफ डेवलपमेंट कैसा है, ऑफिस कैसा है। फाइनल सिलेक्शन ऑफ एई क्लाइंट्स, एई अगेन एश्योरेंस एंगेजमेंट, एई क्लाइंट्स ऑन रैंडम बेसिस पे। रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फॉलो कंप्लाइंस अप्रोच और सब्सटेंटिव अप्रोच। ये हम लोग कंप्लाइंस अप्रोच और सब्सटेंटिव अप्रोच को भी हम मैथड ड्रिल में चर्चा कर लेते हैं। कंप्लाइंस अप्रोच का मतलब प्रॉपर कंट्रोल प्रोसीजर एग्जिस्ट हो रहे नहीं हो रहे, कंसीडर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल, इंटेंट टू रिलाई कंट्रोल, परफॉर्म लेस सब्सटेंसिव प्रोसीजर। दीज आर जो हम लोग पढ़ते हुए आए थे अपने सिलेबस में, दीज आर कंप्लाइंस अप्रोच। फिर देन सब्सटेंटिव अप्रोच,
डिटरमाइन एनटीई, एनटीई है नेचर टाइम एंड एक्सटेंट, बेसिकली नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर मोर एक्सटेंट। सर मैं कुछ कहना चाहता हूं, कुछ प्रैक्टिकल और पर्सनल सजेशन भी है मेरा, और कहीं मैं कुछ कहना। सर टुडे वी हैव एंटर्ड इन एरा दैट मेनी टाइम्स मैंने देखा कि डेटा व्हाट्सएप पे आ गया। ऑडिट के लिए मैं कह रहा हूँ, टेक्स्ट ऑडिट की बात कर रहा हूँ, एक सिंपल सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए डेटा व्हाट्सएप पर आ गया। हमने वो डेटा को अपने सिस्टम पे लिया, एक्सेल ड्राफ्ट करी, बैलेंस शीट बनाई पूरी। कंप्यूबेल या कोई भी सॉफ्टवेयर वेंडर जो भी होगा जो हमें रिपोर्ट की यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, हमने वहां से रिपोर्ट बनाई और पंच कर दिया। सर मेनी टाइम्स व्हाट आई फील दैट कि मैं बीइंग अ रिव्यूअर किसी प्रैक्टिस यूनिट के पास गया, इवन ही मतलब इट डजंट हैव एनी हार्ड कॉपी। उन्होंने कहा सर आपको बताओ क्या चाहिए, टेक्स्ट रिपोर्ट चाहिए, उन्होंने फटाक से प्रिंट आउट लिया या मुझे पीडीएफ दिखा दिया पोर्टल से निकालकर, क्लाइंट के लॉगिन करके बैलेंस शीट दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया। अब मेरा क्वेश्चन है कि इट इज सफिशिएंट फॉर मी एज ए पीयर रिव्यूअर? सर नहीं होगा। सर अगर यही करना है सब कुछ, जो यही तो गड़बड़ी हम लोग कर रहे हैं सर। सर पहली बात तो हमको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, सर एज ए पीयर रिव्यूअर क्या मैं कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अपने प्रैक्टिस यूनिट के ले सकता हूं कि सर इसकी फोटोकॉपी कर दो, ये पूरी फाइल मेरी हो गई, मतलब ये फाइल की सब फोटोकॉपी मुझे कर दी? नहीं। तो मुझे ये पता होना चाहिए एज ए पीयर रिव्यूअर और एज ए प्रैक्टिस यूनिट भी कि एज ए प्रैक्टिस यूनिट की पीयर रिव्यूअर मुझसे क्या डॉक्यूमेंट्स कॉल कर सकता है, और एज ए पीयर रिव्यूअर भी मैं क्या डॉक्यूमेंट्स अपनी सेव कर, अपने आप को सेव करने के लिए भी और अपनी फाइल को मेंटेन करने के लिए भी, क्योंकि ऑडिट 230 जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को लेकर है उसके तहत भी मुझे अपने आप को सेव करना है, और मेरी जो पीयर रिव्यू गाइडलाइंस कहती है। सर ध्यान रखेंगे, आपको बता दूं मैं, एक ऑर्डर आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। एक टेक्स्ट ऑडिट रिपोर्ट में आज के टाइम पे बिल्कुल जो SQC 1 स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं मैं। इट इज वेरी रेलिवेंट फॉर पीयर रिव्यू, और इवन आपका फॉर्म 1 पूरा SQC 1 के ऊपर आधारित है। सर पहला होता है अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ द क्लाइंट, असेसी बेसिकली। देन सेकंड, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जो हमसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 210 SA 210 हमसे कहता है, उस वो हम पे होना चाहिए। थर्ड, MRL बेसिकली मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, जिसको मैं कंफर्मेशन भी कह सकता हूँ, कुछ सर्टिफिकेट्स की भैया पहले मैंने क्लाइंट से सर्टिफिकेट करवा लिया साइन कि भैया ये सब चीजें, डिस्क्लेमर काइंड ऑफ थिंग कि भैया ये सब चीजें मैच हैं या अपनी ऐसे से जो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना सर, देखा जाए तो ये हमारी नींव है पीयर रिव्यू की। और द बैड पॉइंट इज दैट, मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली कह रहा हूं, इन जनरल, नॉट ऑल ऑफ यू बट इन जनरल, हम लोग के पास ये डॉक्यूमेंट ही नहीं होते हैं सर। हमारे पास 3B होगी, हमारी सबसे पहले टेक्स्ट रिपोर्ट स्टार्ट होती है 3CB 3CD। सर मेरा कहना है ये तो SSC का रिकॉर्ड है सर। 3CB 3CD हमारी एक रिपोर्ट है, ये तो अपलोड करिए इसलिए हम पे अवेलेबल है। अवेलेबल क्या है, वो तो पोर्टल से लॉगिन करो इसलिए निकाल लेते हैं सर। लेकिन जो इससे पहले के जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको गिनवाए, एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप या एज ए पार्टनरशिप या एज ए कॉर्पोरेट भी, ये मैंडेटरी है टू मेंटेन या टू फॉलो SQC 1। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप SQC 1 पूरा पढ़ें, लेकिन सर मैं आपको जिस्ट बता सकता हूँ, SQC 1 इज टोटली डिपेंड ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अपनी फाइल्स में एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए। दूसरी चीज सर, एक क्वेरी उठी थी, मैं बीइंग अ पीयर रिव्यूअर एक प्रैक्टिस यूनिट के पास पीयर रिव्यू के लिए गया, मैंने कुछ इनिशियल सैंपल सेलेक्ट करे, क्या मैं, सॉरी, क्या प्रैक्टिस यूनिट मुझसे ये कह सकता है कि मेरे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है मेरे पास सब कुछ डिजिटली है? तो पहला क्वेश्चन है कि डिजिटली डॉक्यूमेंट्स आर वैलिड, तो इसका आंसर है यस, इट इज 100 डिग्री वैलिड। दूसरा क्वेश्चन सर, अगर सब कुछ डिजिटली है, मैंने अगर इनिशियल 10 सैंपल सेलेक्ट करे हैं, तो माई क्वेश्चन इज दैट कि क्या उन 10 सैंपल्स जो डिजिटल है, मैं मतलब इट इज प्रैक्टिकली फीजिबल कि डिजिटल होना गलत नहीं है, वैलिड 100%, लेकिन उनका ऑर्गेनाइज होना बहुत कर रहा काम है आज की पीढ़ी में। कितना डाटा हमारे पास व्हाट्सएप पर है, कितना डाटा मेल पर है, कितना हमारे डेस्कटॉप के अंदर किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर है किसी एक्स क्लाइंट का, क्या वो सब चीजें एट ए ग्लांस अवेलेबल है? नहीं। मैं कंट्रोल F मारूंगा, मेल पर जाऊंगा, अरे यार ये चीज, अच्छा फिर व्हाट्सएप पर भी क्लाइंट ने भेजा, क्लाइंट के अकाउंटेंट ने भेजा, क्लाइंट के किसी मिस्टर एक्स ने भेजा, क्लाइंट के स्टाफ ने, भैया वो सब डाटा ऑनलाइन होना गलत नहीं है, डिजिटल होना गलत नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिजिटल डाटा इज वेरी रेलिवेंट एंड वेरी डिफिकल्ट।
तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे एज ए प्रैक्टिस यूनिट भी और एज ए पीयर रिव्यूअर भी, कि भैया डाटा डिजिटल हो ना हो, ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। एंड इट्स ऑलवेज गुड कि भैया थोड़ी पेपर कॉस्टिंग आएगी, लेकिन भैया इसको हार्ड कॉपी रख लेंगे तो आपको ये भी चक्कर खत्म, क्योंकि सिस्टम में डाटा को रखना, फिर उसकी इंटीग्रिटी, अब वो करप्ट हो गई कोई चीज तो आप क्या कर लोगे, सर मेरे पास कल तक जो था आज आप आए हो आज ही नहीं मिला, तो सर एक्सक्यूजेस तो नहीं कर सकते ना सर हम, चाहे भले ही वो सामने वाला भी सी है, लेकिन सर बोर्ड को तो मतलब नहीं ना इन सब बातों से। तो ये छोटे छोटे मैंने एग्जांपल्स दिए जो मैंने फील करे थे अपने पीयर रिव्यू के टाइम पे जब मैं कर रहा हूँ। मैं इन दिनों जो पीयर रिव्यू मेरे पास जो कॉन्टेक्ट्स हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रखेंगे। डाटा डिजिटल होना गलत नहीं है, लेकिन डाटा का ऑर्गेनाइज होना बहुत रेलिवेंट है। दिस इज अबाउट एग्जीक्यूशन। नाउ इट्स सैंपल सिलेक्शन। व्हाट इज द सैंपल सिलेक्शन क्राइटेरिया? जो पीयर रिव्यूअर को इनिशियल सैंपल सेलेक्ट करने हैं और फॉर्म 5 के में देने हैं कि भैया ये हमने सैंपल सेलेक्ट करें, तो अगर कोई भी प्रैक्टिस यूनिट एग्जिस्टेंस है, अगर 3 ईयर से ज्यादा है, तो जो एवरेज ग्रॉस रिसीट्स है फॉर द पीरियड रिव्यू, अगर वो 5 करोड़ से नीचे हैं, तो मिनिमम सैंपल साइज 10 होगा। मीनिंग डियर भाई समझते हैं सर? मैं मान के चलता हूं हम में से मेजर जो है प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिशनर सामने मेरे अवेलेबल है, इस मीटिंग में अवेलेबल है, वो इसी स्लैब में फॉल करेंगे, नंबर 1 स्लैब में, पहले स्लैब में। तो ये तो पक्का हो गया कि 10 सैंपल सेलेक्ट करने हैं रिव्यूअर को। सॉरी, इज इट सीनेबल ना सर? मैंने मुझसे क्लिक हो गया था। सर आई एम ऑडिबल ना? Yes, sir. ओके ओके। सो हम लोग पहले स्लैब में एप्लीकेबल होंगे मेजरली, हम लोग में से मैं समझता हूँ 99% जनता हम लोग के प्रैक्टिस यूनिट्स जो होंगे फर्स्ट स्लैब में कवर होंगे। मिनिमम सैंपल साइज हो गया 10। लेकिन व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग द सैंपल साइज? मैं वो 10 फाइल कौन सी वाली लूंगा? जनरली हम लोग बैंकोइट में जो करते आ रहे हैं, जो हम लोगों ने सीखा है कि भैया रैंडमली बेसिस पर जिनकी टर्नओवर ज्यादा हो, जिनके एडवांसेस ज्यादा हो, अगर मैं बैंकिंग लैंग्वेज में बात करूं, वो ले लेते हैं हम लोग। लेकिन सर यहाँ कुछ अलग बात आई है, ये तो है ही जो हम लोग करते आए, इसके अलावा भी कुछ बात है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग अभी। अभी करेंगे। फॉर वो तो सर जो भी लास्ट स्लाइड थी वो तो जैसे फॉर पीयू एग्जिस्टेंस जो 3 साल से ज्यादा है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड इज पीयू एग्जिस्टेंस फ्रॉम 1 to 3 years। इज इट सीनेबल फॉर पीयू? पॉइंट नंबर बी। कमक्ष मैम? Yes, sir. This is I am at slide on which it is mentioned point number B for PU existence from 1 to 3 years. Is it seeable for you? No, sir. It's Okay, okay, point okay, number A okay. only. I got it. I got it. I got it. No issue. Now I think it is good. Right? It is seeable. Yes, yes, sir. Okay. Yes. So it's B for PU existence from 1 to 3 years. अभी हम लोग लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि जो 3 साल से पुरानी हो. Now it's from 1 to 3 years. If total clients are 5, but more than 5 or equal to 5 but less than 10, then 100% हमको सैंपल लेना होगा एंड सच फैक्ट हमको बोर्ड को इंटीमेट करनी है। इफ टोटल क्लाइंट्स आर मोर देन 10 देन एज पर टेबल। इफ टोटल क्लाइंट लेस देन 5, अगर आपके 5 क्लाइंट भी नहीं है एश्योरेंस एंगेजमेंट वाली, देन 100% सैंपल लेना होगा एंड सच फैक्ट हैज बीन इंटीमेटेड टू बोर्ड। एंड एक नई चीज आई कि इन सच केस ओनली 18 मंथ सर्टिफिकेट इज इशूड। अभी तक 3 साल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके सैंपल, अगर आपके टोटल साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज 5, लेस देन 5, देन इन दैट केस जो बोर्ड आपको इशू करेगा सर्टिफिकेट वो 18 मंथ्स के लिए देगा इंस्टेड ऑफ 3 ईयर्स। तो छोटी सी बात थी। किसी के पास हो सकता है इस तरीके की बात हो, आई डोंट नो। क्योंकि ये इसलिए एप्लीकेबल हो सकती है क्योंकि समटाइम्स हम लोग की मेजर किसी किसी प्रैक्टिस यूनिट की मेजर प्रैक्टिस एश्योरेंस एंगेजमेंट के अलावा जो नेगेटिव लिस्ट थी, जो एक्सक्लूजन्स थे डेफिनेशन ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट के, उससे भी हो सकती है। तो उस केस के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, माइट भी। जो न्यू एंटिटीज हैं जो 1 ईयर से कम वाली हैं, उनके लिए तो 100% पॉपुलेशन ही एप्लीकेबल होगा। तो ये मैंने आपको जस्ट बताया थोड़ा सा। अब नाउ कि वो इनिशियल सैंपल 10 जो सिलेक्ट करने हो उसका क्राइटेरिया क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं।
other points while selecting sample, it should be representative of total population of assurance engagement, पहली चीज. Those chosen must include assurance engagement that has highest turnover, जो हम करते हुए आ रहे हैं बैंक ऑडिट पर या कहीं पर. मिनिमम 5 सैंपल्स ऑफ स्टेचुरी ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. लिस्टेड कंपनी वाले तो प्रैक्टिस में बहुत कम होगी, लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जनरली एलआईसी का ऑडिट है या जीआईसी का ऑडिट है, इस तरीके के जो ऑडिट्स होते हैं पीएसयू से जो मिलते हैं सीएनडीजी से, तो उस केस में मिनिमम 5 सैंपल्स. मिनिमम 1 सैंपल ईच फ्रॉम स्टेचुरी ब्रांच ऑडिटर या सेंट्रल स्टेचुरी ऑडिटर, बैंक्स का, इंश्योरेंस कंपनी का. It should include each of type of assurance engagement, statutory, internal, concurrent, tax, GST, including service provided on tender. Sometimes ऐसे भी हम लोग सर्विसेज देते हैं. There must be at least 1 sample from assurance engagement rendered by each partner. हो सकता है किसी एक फर्म में 4, 5, 3 पार्टनर हो, 2 पार्टनर हो, तो ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टनर की सब फाइल्स आपने सेलेक्ट कर ली, आपको हर पार्टनर का कुछ एक सैंपल चाहिए. इट शुड बी पिक्ड फ्रॉम ईच ईयर अंडर रिव्यू. हो सकता है आपने 10 क्लाइंट उठाए किसी एक ईयर से, या आपने 10 क्लाइंट उठाए लेकिन वो उन्हीं के आपने 3 साल का डाटा देख लिया ना. हर साल 3 साल का करना है ना हमको, तो हर साल आपको अलग अलग क्लाइंट्स ऑप्ट करने हैं. फर्स्ट ईयर आपने 10 लिए, देन नेक्स्ट 10 लिए, 5 लिए, 2 लिए, ऐसे हमको करना है. ये नहीं कि आपने 10 क्लाइंट पकड़ लिए उन्हीं के सब कुछ दे दो, ऐसा नहीं. It must be picked from the assurance clients that contribute minimum 15% of total revenues. ये जनरली हो भी सकते हैं, मेरे ऑफिस में तो नहीं है लेकिन हो भी सकते हैं सर. These are points for selecting the sample. हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि being a peer reviewer it is not easy as it looks कि भैया जाओ और peer review करवा लो, वो ठीक है, क्योंकि एक एक सैंपल जब आप देते हैं फॉर्म 5 में, आप लीगली क्योंकि बोर्ड को मेल कर रहे हैं फॉर्म 5 कि भैया मैं इस दिन जाऊंगा प्रैक्टिस स्टूडेंट के पास और ये सैंपल देखूंगा, तो बोर्ड इन सब क्राइटेरिया को देखता है कि बीइंग अ रिव्यूअर आपने ये सब चीजें कवर करी हैं या नहीं करी हैं. क्योंकि समटाइम्स बोर्ड ही कह सकता है आपसे कि आपने सारे सैंपल सेलेक्ट नहीं करे, आपको फिर से फॉर्म 5 फाइल करके दीजिए और सैंपल को सही करके दीजिए. फाइनल स्टेज दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग. पहली प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होगी, इनिशियल फाइंडिंग. जो रिव्यूअर होगा वो इनिशियल फाइंडिंग्स के हिसाब से प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इशू कर सकता है. फाइनल रिपोर्ट फॉर न्यू प्रैक्टिस यूनिट के लिए थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, और वरना नॉर्मल जो फाइनल रिपोर्ट दे देगा. एक है एनेक्जर 1 टू फाइनल रिपोर्ट, एक एनेक्जर 2 टू फाइनल रिपोर्ट. एनेक्जर 3 एक फाइनल रिपोर्ट का है जो एप्लीकेबल केवल और केवल AQMM मतलब ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल. बेसिकली ये उनके उन सीए फर्म्स के लिए एप्लीकेबल होगा जो लिस्टेड कंपनी ऑडिट करती हूँ. तो अगर लिस्टेड कंपनी का कोई सीए फर्म बीइंग अ प्रैक्टिस यूनिट ऑडिट कर रही है, उसके लिए एनेक्जर 3 भी रिव्यूअर देगा फाइनल रिपोर्ट के संग. दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल. अब सर जिसमें हमारी आपकी निगाहें टिकी हुई थी, भैया पैसे कितने खर्च होंगे ये बताओ, सीधी सी बात. उसके उस पॉइंट पर आ रहा हूं. कॉस्ट ऑफ पीयर रिव्यू, जो दिस इज द स्लैब. अगर कोई भी प्रैक्टिस स्टूडेंट जिसकी एवरेज 3 साल का एवरेज रिसीट्स जो है एश्योरेंस एंगेजमेंट से 10 लाख रुपए तक की है, तो फीस होगी 15,000 रुपए. 10 लाख से 50 लाख है, 10 लाख से ऊपर और 50 लाख तक है तो 25,000 रुपए. बेसिकली हमारे लिए शुरू की 2 या 3 में मैक्सिमम या 4 तक बस हम कवर हो पाते हैं मेजरली. बाकी सब लोग अपना अपना देख लें कि एवरेज ग्रॉस रिसीट्स क्या होंगी लास्ट 3 ईयर्स की. उसके हिसाब से आपकी पीयर रिव्यू की फीस आपके सामने ही 15, 25, 40, 60, 75 जो भी. किसी सीए फर्म जिसके पास लिस्टेड कंपनी का भी ऑडिट है अगर, तो वो उसके लिए सेकंड टेबल जो है दिस टेबल इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा 18, 30, 48 जो भी है. एक बात. दूसरी चीज, क्या जो पीयर रिव्यूअर है, मान लीजिए मैं पीयर रिव्यूअर हूं आपकी किसी आपकी सीए फर्म का, तो क्या मैं 15,000 रुपए में, अगर आप लाई कर रहे हैं इसमें, आप एक फॉल कर रहे हैं 10 लाख वाले में, क्या मैं 15 से 20,000 रुपए मांग सकता हूं? भाई इंस्टीट्यूट कह रहा है 15,000 रुपए, क्या मैं 20,000 चार्ज कर सकता हूं? यस आई कैन डू, बट
इट्स क्योंकि इट्स अ मिनिमम फीस एज रिकमेंडेड बाय द पीयर रिव्यू गाइडलाइंस। बोर्ड हमसे कहता है कि आपकी दिस मिनिमम फीस। ज्यादा वो अलग बात है, आप भी सीए वो भी सीए, अगर वो दे रहा है तो आप ले लो, या आप चार्ज करना चाहते हो और आप म्यूचुअली कंसेंट है तो ठीक है, लेकिन मिनिमम फीस ये है। ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की यही लिमिट है, इट्स मिनिमम। और एक गुड पॉइंट ये है कि इट इज नॉट अ काइंड ऑफ टैक्स ऑडिट कि आज हमने ऑडिट कर दिया, फीस हमारी नेक्स्ट ईयर आ रही है। हमको ये मेल में लिख के देना होगा फाइनल रिपोर्ट इशू करते समय या उससे पहले ही कि भैया आई हैव रिसीव्ड द कॉस्ट ऑफ पीयर रिव्यू। इट मीन्स कि रिपोर्ट बाद में जाएगी, पहले हमको ये लिख के देना पड़ेगा कि फीस रिसीव हो गई है वाया चेक नंबर सो एंड सो या एनईएफटी मोड, ऑनलाइन मोड, कुछ भी। तो इट्स गुड, इट्स अ गुड कि एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी है कहीं ना कहीं कि हमको नगद फीस मिल जाएगी प्रैक्टिस यूनिट से। या यूं कह लीजिए अगर प्रैक्टिस यूनिट के लिए मैं बात करूं तो उसको नगद फीस देनी पड़ेगी। सो इट्स जो भी पीयर रिव्यू गाइडलाइंस है। अगर आपकी पीयर रिव्यू का पीरियड, इफ पीरियड इज लेस देन 3 इयर्स, तो भैया अगर पार्टनरशिप फर्म है तो 1,000 रुपए पर पार्टनर सब्जेक्ट टू मिनिमम 5,000 रुपए। अगर आपकी फर्म में दो पार्टनर हैं और आपकी फर्म कॉस्ट ऑफ पीयर रिव्यू पीरियड अगर 3 साल मतलब 2 ही साल पुरानी फर्म है तो 1,000 रुपए पर पार्टनर, लेकिन भैया कम से कम मिनिमम 5,000 तो होगी होगी। प्रोप्राइटरशिप है तो 5,000 रुपए। मान लीजिए कि बीइंग अ पीयर रिव्यूअर मैं बहुत दूर से आपके पास आया हुआ हूँ और मेरा कुछ टीएडीए का खर्चा है, तो उसका बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। वो म्यूचुअली डिसाइड करूंगा, मैं और प्रैक्टिस यूनिट, मतलब पीयर रिव्यूअर और प्रैक्टिस यूनिट डिसाइड करेगा कि भैया हमारा टीएडीए आप भरो, लेकिन बोर्ड से इसका कोई अप्रूवल या कहीं कुछ मुझे रिक्वायरमेंट नहीं कि बोर्ड से मैं कोई परमिशन लूँ। इट इज म्यूचुअली अग्रीड बिटवीन रिव्यूअर एंड कंसर्न प्रैक्टिस यूनिट एंड शेल बी बोर्न बाय द प्रैक्टिस यूनिट। द फी टू बी पेड टू द रिव्यूअर शुड बी इन हिज नेम ओनली एंड नॉट हिज फर्म नेम। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि भैया अगर पार्टनरशिप फर्म है और कोई भी एक पार्टनर रिव्यूअर है तो भैया उस केवल रिव्यूअर के ही नेम से वो बिल इशू करे, और जो प्रैक्टिस यूनिट है वो भी केवल रिव्यूअर के नाम से ही पेमेंट उसके पर्सनल अकाउंट में करे। ये उस केस की बात आ गई, आई थिंक नेक्स्ट। Then the next slide is cost of peer review if AQMM is applicable. Basically अगेन ये अगर लिस्टेड कंपनी का आपके पास ऑडिट है उस केस में एप्लीकेबल होगी, उसकी फीस काफी बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है। तो अगर 10 लाख की जगह है तो एडिशनल फीस 5,000 रुपये हो जाएगी, और ये स्लैब बने हुए हैं। ये सब चीजें आपकी जो वेबसाइट है बोर्ड की, पीयर रिव्यू बोर्ड की, वहाँ इजिली रेडिली अवेलेबल है, तो वहां से भी इसको देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट थिंक वहां रिक्वायरमेंट है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू बिकम अ पीयर रिव्यूअर। अगर मैं पीयर रिव्यूअर बनना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, एक छोटी सी मैंने कंसाइज में दिया है। फर्स्ट कि आपके पास मिनिमम 7 इयर्स का सीओपी हो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इफ अगर कोई जॉब से प्रैक्टिस में आया है तो 10 इयर्स का कम से कम एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, 3 इयर्स का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। एक वन डे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो इंस्टीट्यूट हमारा लगा हुआ है कि जगह जगह शहरों में जाकर, पिन कोड सर जो कह रहे थे अभी अंकुर जी, कि वहाँ जगह जगह जाकर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि भैया वन डे ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लो और एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट दे दीजिए जो 6 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग के विद इन हो जाना चाहिए, जो 90 मिनट्स का होता है और 50 मार्क्स की वेटेज रखता है, एमसीक्यूज बेस्ड होता है, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल। जो सिलेबस कवर्ड होगा वो स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इंड एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईटी, जीएसटी, कंपनीज एक्ट, कोड ऑफ एथिक्स काइंड ऑफ सिलेबस होता है। नोट, ये बड़ा कॉमन है, नो डिसिप्लिन एक्शन या प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम एंड ही इज नॉट बीन कन्विक्टेड, ही इज नॉट बीन फाउंड गिल्टी। ये बड़ा रेलिवेंट है। He should या shall not accept any professional assignments from practice unit before or after 2 years from the date of appointment। बेसिकली क्या होता है, समटाइम्स मेरी सीए फर्म है, मैं प्रैक्टिस यूनिट, मेरी सीए फर्म, मुझे अपनी फर्म को वेट करवाना है तो कोई ना कोई सीए वेट करेगा। ये उस केस में एप्लीकेबल होगा कि मान लीजिए मैंने अपना मिस्टर एक्स कोई सीए हैं उनसे मैंने अपनी फर्म को वेट करवाया, और अगर वही पीयर रिव्यू मेरे बनते हैं, रिव्यूअर बनते हैं मेरे, तो कम से कम 2 साल का गैप चाहिए, अदरवाइज मैं या वो मेरा फर्म का पीयर रिव्यू नहीं कर सकते। ये बड़ा रेलिवेंट है। He shall be deemed panel by board if his name is removed from register of members। A reviewer once empanelment, हाँ,
क्या मैं एक बार रिव्यूअर बन गया तो लाइफ टाइम बन गया? नो, इट्स मैक्सिमम फॉर 3 इयर्स। जिस दिन मेरा ऑनलाइन टेस्ट में पास हुआ, वहां से 3 साल के लिए मैं एलिजिबल हूँ पीयर रिव्यू करने के लिए। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि मुझे फिर बेसिकली इफेक्टिव 2.5 2.5 साल ही आएंगे, क्योंकि हर 2.5 साल के बाद मुझे फिर से एग्जाम, मतलब 6 महीने कंप्लीट होने से पहले मुझे, जो नेक्स्ट लाइन है, ही शैल अप्रोच द बोर्ड विद इन 6 months बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज इम्पेलमेंट फॉर अंडरगोइंग फ्रेश ट्रेनिंग एंड टेस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट टू बिकम, हाउ टू बिकम अ रिव्यूअर। तो किसी की अगर क्वेरी थी कि हाउ टू बिकम रिव्यूअर, तो मैंने वो भी आपको साझा कर दी। नाउ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आर देयर, व्हाट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आर देयर? पहला फॉर्म 1 जो मेन फॉर्म है, एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर, इट्स काइंड ऑफ 3 CD क्वेश्चनर फॉर्मेट होगा। यू हैव टू मेंशन यस नो यस नो यस नो, एंड पार्टनर्स नेम, जो भी ऑथराइज्ड पार्टनर है, ऑथराइज्ड बीइंग अ सोल प्रोप्राइटर, तो वही उसी का नाम जाएगा। अभी इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। फॉर्म 2 है, मैंने बताया था कि भैया एक्सेप्टेंस टर्म डिक्लेरेशन, भैया रिव्यूअर कहेगा ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इनका, बीइंग अ प्रैक्टिस, बीइंग अ रिव्यूअर, मैं इस प्रैक्टिस यूनिट का रिव्यू मैं कर लूंगा। फॉर्म 3 है कि भैया जो आपको एप्लीकेंट फॉर इम्पेलमेंट, जो पीयर रिव्यूअर, हाउ टू बिकम अ पीयर रिव्यूअर का जो फॉर्म है, तो टू फॉर बिकमिंग अ पीयर रिव्यूअर आपको फॉर्म 3 फाइल करना है। फॉर्म 4 हम लोग के लिए नहीं है, ऑफिस यूज ओनली के लिए, बोर्ड के लिए। फॉर्म 5 कि भैया रिव्यूअर प्रैक्टिस यूनिट को देगा कि भैया मैं इस दिन आपका ऑफिस विजिट करूंगा। कुछ अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए रिव्यूअर को फॉर प्रैक्टिस यूनिट, तो फॉर्म 6 फाइल होगा। फॉर्म 7 फाइल होगा अगर मान लीजिए टाइम, विद इन टाइम फ्रेम, ज्वाइंट एप्लीकेशन टू बी मेड बाय प्रैक्टिस यूनिट एंड रिव्यूअर फॉर सीकिंग एडिशनल टाइम। क्योंकि जो टाइम लाइन दिया गई है, अगर आपको उसमें आप फिनिश नहीं कर पा रहे हो, देन आपको फॉर्म 7 देना होगा कि भैया हम, और रीजन देना पड़ेगा कि मैं इतने दिन, मुझे 1 महीने का एक्सटेंशन चाहिए, 20 दिन का एक्सटेंशन चाहिए, मैं इतने टाइम में फिनिश नहीं कर पा रहा हूँ फॉर व्हाट सो एवर एनी रीजन। फॉर्म 8, अगर सर्टिफिकेट की एक्सटेंशन की कुछ वैलिडिटीज का आई डोंट नो कि क्या यूज है। फॉर्म 9 जो जाएगा वो फाइनल रिपोर्ट के संग सबमिशन लेटर जाएगा, एक कंफर्मेशन जाती है, एक्नॉलेजमेंट काइंड ऑफ थिंग। फॉर्म 10 ऑफिस यूज के लिए। सो दीज ऑल द फॉर्म्स एप्लीकेबल एज ऑफ नाउ अंडर पीयर रिव्यू गाइडलाइंस। मेन फॉर्म 1 है, बाकी तो सब इतना इशू नहीं है। मेन कंसर्न ही फॉर्म 1 की, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेन फॉर्म 1, इट्स एप्लीकेशन कम क्वेश्चन है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। पहला है, ये इसके हमने ब्रेकअप्स दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने ब्रेकअप करा है मैंने पूरे फॉर्म 1 को। एप्लीकेशन, इसके पॉइंट है 12। दूसरा है इसी एप्लीकेशन में क्वेश्चन आया। इसके पार्ट ए है प्रोफाइल ऑफ बेसिकली सीए फॉर्म प्रैक्टिस स्टूडेंट, जिसमें 22 पॉइंट पूछे गए हैं। पार्ट बी है जो पूरे जनरल कंट्रोल्स के ऊपर एप्लीकेबल डिपेंड है, लेकिन न्यू प्रैक्टिस स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पार्ट बी के भी फर्दर ब्रेकअप्स हैं, क्योंकि पूरा स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, एसक्यूसी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, इसके ऊपर पूरा मेंशन है। पहला है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, जिसके में 10 पॉइंट्स उन्होंने मेंशन करे हुए हैं। पार्ट बी है एथिकल रिक्वायरमेंट, जिसमें 15 पॉइंट्स मेंशन करें। पार्ट 3 है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स, 7 पॉइंट्स कवर करें। फोर्थ में एचआर ह्यूमन रिसोर्स, 10 पॉइंट्स। फिफ्थ में एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, 20 पॉइंट्स। सिक्स्थ में है मॉनिटरिंग, 6 पॉइंट्स करीब मेंशन करेंगे। देन पार्ट सी है, जिसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हीं उन्हीं सीए फर्म्स के लिए एप्लीकेबल होगा जो लिस्टेड कंपनी के ऑडिट कर रहे हैं। तो AQMM ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रैक्टिस यूनिट के पास एप्लीकेबल है, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आप देख सकते होंगे कि सर इतना डिटेल्ड में है फॉर्म 1, इतना डिटेल्ड में है। पार्ट बी जो है ना, जो SQC 1 है पूरा, इतने इतना, अभी तो मैंने आपको ये गिनवाया है कि भैया इनमें 10 पॉइंट है, इनमें 15 पॉइंट है, इनमें 7 पॉइंट है, इनमें 10 पॉइंट है, 20 पॉइंट है, 6 पॉइंट है। सर मैं ये बता सकता हूँ, एक एक पॉइंट में इतना इतना इश्यूज क्रिएट होंगे ना, कल को हो सकते हैं। आपने लिखा है कि आपकी फर्म का मैनुअल है, आप यस लिखेंगे या नो लिखेंगे? मेरे हिसाब से 99% लोग लिखेंगे नो। जैसे ही आपने फॉर्म 1 के अंदर लिखा कि आपकी फर्म में कोई मैनुअल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बीइंग अ स्मॉल साइज फर्म, हो सकता है एक लाइन आप ऐड करते हैं, बीइंग अ स्मॉल साइज फर्म। सर मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्ट करने से पहले, पीयर रिव्यू की PPT स्टार्ट करने से पहले, कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट
वी हैव टू कमेंट, हमको अपनी बात कहनी है। नो कहकर हम बच नहीं पाएंगे। हमारी स्मॉल साइज फर्म है तो सर बड़ी तो कोई फर्म नहीं है सर। हमारी नजर में कोई चीज बड़ी है लेकिन उनकी नजर में सब इक्वल है। तो अगर सोल प्रोप्राइटर भी है उसको भी वहां अगर वो नो कह रहा है तो इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये कहकर नहीं बच पाएगा कि स्मॉल साइज फर्म है। अब दूसरा इसका आउटलुक, कोई कहता है सर अगर हम यस कर दें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आप यस करेंगे बोर्ड आपसे कहेगा भाई साहब ठीक है मैनुअल आप लिख रहे हो कि जस्ट दैट यू आर हैविंग ए मैनुअल, लाइए मैनुअल दिखाइए। अब सर कहां से लाओगे मैनुअल? मतलब हाँ करोगे तो भी और ना करेंगे तब भी हमको जस्टिफाई करना पड़ेगा। वो एक टाइम था ना जब हम लोग कहते थे वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। नाउ स्टेट विद रीजंस, अगर आपने ट्रू भी कहा है तो भी रीजन दीजिए, और अगर आपने फॉल्स कहा है मतलब नो कहा है तब भी आपको वी हैव टू जस्टिफाई। तो किसी भी हर पॉइंट में आपको इतनी इतनी चीजें कि जब फॉर्म वन में भी आपको साझा करूंगा या आप खुद बोर्ड की जो वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड करेंगे। व्हेन यू विल गोइंग टू रिव्यू दैट फॉर्म वन, यू विल गेट द आंसर कि इट्स नॉट एज इजी एज इट लुक्स, कि जल्दी फॉर्म वन हम फिल कर देते हैं एंड इट इज नॉट काइंड ऑफ कि धोया भिगोया एंड हो गया काइंड ऑफ सब एक्सेल काइंड ऑफ थिंग। तो जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि इट्स वेरी मच टेक्निकल एट द सेम टाइम। तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नाउ कंटेंट्स। मैंने आपको बताया था ना कि भैया आपको फॉर्म वन के अंदर एक एनेक्जर ए है जिसमें लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स देना है। मैं नाउ कमिंग ऑन दैट एनेक्जर, कंटेंट्स ऑफ एनेक्जर ए ऑफ फॉर्म वन। पहला है कैटेगरी ऑफ क्लाइंट, मतलब आपको नेम देना है या कोड नंबर देना है। इट्स ऑलवेज गुड कि आप कोड नंबर दें टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। क्वेश्चन उठ रहा है कि सर कोड नंबर तो दे दें लेकिन हम पे तो कोई कोड नंबर है ही नहीं। सर है आप पे कंप्यूटेक्स या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं केडी की सॉफ्टवेयर कोई भी उसमें कोड नंबर मेंशन होता है। इट्स गुड कि आप कोड नंबर दें ताकि रिव्यूअर हो या बोर्ड हो आप अपने क्लाइंट का नेम ना दें, और रिव्यूअर भी जो सैंपल सेलेक्ट करेगा वो उस कोड नंबर के बेस पे करेगा, ना कि नेम उसके पास होंगे ही नहीं। आप दे कुछ भी सकते हैं नेम या कोड नंबर एज द केस में भी जो आप देना चाहें। देन अगर आपके पास पार्टनरशिप है मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो जो क्लाइंट है वो किस ब्रांच से डील करता है, कौन सी ब्रांच उस क्लाइंट से डील करती है, किस पार्टनर ने यूडी नंबर जनरेट कराया, साइन किसने कराया मतलब उस क्लाइंट के अगेंस्ट में। टाइप ऑफ एंगेजमेंट फॉर 3 years सच एस 22 23 सच एस ये आपको सब चीज वहां मेंशन की टाइप ऑफ एंगेजमेंट 3 साल का देना पड़ेगा। मैंने बताया जो एंगेजमेंट ए है वो लास्ट 3 years के लिए एप्लीकेबल है। वेदर एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू डन, सर ये भी समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू। इसके लिए आपको एसक्यूसी वन फॉलो करना होगा। अगेन यू हैव टू रीड एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एसक्यूसी वन, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल वन। फॉर ऑडिट रिलेटेड क्लाइंट्स टर्नओवर चाहिए इन लैक्स, देन बोरिंग्स चाहिए एंड देन नेटवर्थ। इन लैक्स में चाहिए सर, बहुत ध्यान रखेंगे सर अगर किसी की टर्नओवर लेटेस्ट सिर्फ 1 CR है तो अगर मैं लैक्स की बात करूं तो बेसिकली 100 lakhs हो गई। अगर आपने वहां 1 CR लिख दिया, 1 करोड़ लिख दी, इट इज डीम्ड कि आपके पास 1 करोड़ लैक्स का टर्नओवर है उसका, क्योंकि फिगर्स वहां लैक्स में मांग रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से रखेंगे। लैक्स मींस लैक्स, आप उसको लैक्स में ही कन्वर्ट करके दें क्योंकि कहीं गलती से भी ऐसा ना हो जाए कि समटाइम ऐसे गलती हो जाती है कि हम लोग ने जल्दी जल्दी में लैक्स को हमने स्किप कर दिया, हमने एक्चुअल फिगर्स लिख दी। तो एक्चुअल ना लिख के हर चीज इन लैक्स मान रहा है पूरा पीयर रिव्यू फॉर्म जो है फॉर्म वन एनेक्जर ए कंप्लीट आपको लैक्स में ही टर्न। इवन आपको अपनी फर्म की भी जब भी जहां भी देनी होगी फॉर्म वन के अंदर मेंशन है कि कहाँ आपको अपनी फर्म की सब चीज देनी है, तो वो भी सब लैक्स में ही मांगी गई है। क्लाइंट कैटेगरीज क्या हो सकती है? पहली उन्होंने कहा ए से लेके के तक है। पहली है बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी एनबीएफसी। मैं जल्दी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि जो एप्लीकेबल होगी वो जनरली ए एंड के एप्लीकेबल होगी। ए में बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी होंगे जो हमारे क्लाइंट्स होंगे, एंड के में सारे क्लाइंट्स होंगे चाहे जिनका सर्टिफिकेट इशू कर रहा हो, चाहे टैक्स वेट कर रहा हो, चाहे स्टेचुरी वेट कर रहा हो, उनमें सब वो एनी अदर के पॉइंट में जाएंगे। बी से लेके जे हो भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा क्लाइंट है, ये आप इसमें डील कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा वहां मेंशन करा हुआ है। मैंने ए और के को बोल्ड कराया इसीलिए कराया कि वहां आप मैक्सिमम फिट हम लोग ए और के में ही होंगे, इस वजह से मैंने इसको वहां वो कराया। एक छोटी सी मेरी प्रोफेशनल हेल्प जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, आई एम एंगेज इन दैट, कि भैया कोई भी सीए फर्म चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनरशिप फर्म हो,
यहाँ मैंने मेंशन करा हुआ है, फैनी सी ए फर्म स्पेसिफिकली प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म हैविंग टू पार्टनर्स conducts any type of bank audit, it must have certificate till 1st January, as I have told you, phase under phase 4. And accordingly, I am available in rendering my services. मतलब अगर कोई ये कोई भी सीए प्रोफेशनल ब्रदर सिस्टर मुझसे कहता है कि सर मैं फॉर्म 1 नहीं भर सकता, आप मेरा भर दीजिए, तो आई एम अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल फॉर 24/7 कि भैया किसी को अगर भरना है, क्योंकि आई एम हैविंग ए कस्टमाइज स्पेसिफिक यूटिलिटी ऑन दैट फॉर्म 1, जिसके तहत आप बहुत इजीली, आपको डाटा फॉर्म 1 कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन, तो जो भी वो बात की बात है, तो जो भी अगर कोई भी प्रोफेशनल मेरा ब्रदर सिस्टर मुझसे चाहता है कि फॉर्म 1 मैं उसका रेडी कर दूं, तो आई कैन रेडीली अवेलेबल फॉर हिम हर एज द केस में बी. सो एंड फाइनली बट नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स दिस इज माय कांटेक्ट इंफॉर्मेशन इफ एनीबडी wants to contact me. This is my contact information. So if anyone wants to note, this is my basic contact information. And now, thank you so much. Again, I am express my opinion. My मैं अप्रिशिएट करूंगा कि पूरी सीआईसी टीम को, स्पेशली गुप्ता सर को, कमक्सा मैम बैठी हुई है, मयूर गर्ग सर होंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. लेकिन इफ एनी क्वेरी इज देयर, आई विल बी अवेलेबल. आई एम राइट नाउ अवेलेबल एंड आई विल बी अवेलेबल. सो वन बाय वन हम क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं. कमक्षा मैम, Yes, sir. तो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि मेरी तरफ से तो आई थिंक आई हैव एंड अप अबाउट द पीयर रिव्यू. Okay. Yes. So anybody, any question? You can write in chat box if you have any question, or if there is any question after this session, we can reach out to the sir directly. Okay. So we have now reached the conclusion of today's session. Uh, Thank you, sir. On behalf of the organizing team, I extend my heartfelt thanks to you for sharing your expertise, practical insights, valuable guidance with us, and your detailed explanation and the real world applications that really enriched our understanding. I would also like to extend my heartfelt thanks to C. Ankur Kumar Gupta sir, C. A. Mayur Garg sir, and Dhaval Kothari sir for their support and encouraging words. Lastly, I sincerely thanks to all the participants for joining today's session once again. Thank you. We forward to hosting all such kind of programs in the future. Thank you, sir. Before interrupting, ma'am, before finally concluding, can I किसी Yes, sir. क्यूरीज हो तो ले लिया आपने सारी क्यूरीज सारी? सर क्वेरीज, सर एक्चुअली में टेक्स्ट बॉक्स में तो काफी क्वेरीज हैं. मैं वन बाय वन तो थोड़ा टफ हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन आई थिंक आई हैव कवर्ड मैक्सिमम, बट स्टिल वेदर द कट ऑफ डेट वुड बी एक्सटेंडेड. सर देखिए, एक्सटेंशन की बहुत मेंबर्स गुहार लगा रहे हैं, तो इट इज अप टू अंकुर जी. सर हमने एज ए सीआरसी चेयरमैन और हमने भेज दिया है, प्रेसिडेंट सर को भेजा है और मार्किंग की है, पुरुषोत्तम जी को भी, दोनों को बोला है. 99% बढ़ जानी चाहिए, बट इट्स उनका कॉल रहेगा ये काउंसिल का. सर इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी मेंबर, एवरी प्रोफेशनल ब्रदर, कि डोंट वेट फॉर एक्सटेंशन. इट्स बेटर टू डू द राइट नाउ वो एक्टिविटी. मैं 100% कहूंगा कि अगर एक्सटेंड होती भी है तो भी अल्टीमेटली अपन को करवानी है, आज नहीं कल करवानी है, करवानी है, तो अभी फ्री टाइम है, बेटर है कि अभी करवा यस. लो. व्हाई वी वेट फॉर द एक्सटेंशन, मतलब ये कहना, हाँ एक्सटेंशन हो जाए इट्स गुड, बट वी डोंट हैव टू वेट ना कि फॉर एक्सटेंशन की एक्सटेंशन होगा. एंड सर अंकुर सर, मेरे एक इट्स माय पर्सनल सजेशन, मतलब पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट कि अपार्ट फ्रॉम दिस वेबिनार, क्योंकि समटाइम्स मैंने व्हाट आई फील दैट कि वेबिनार में बहुत सारी क्वेरीज अनरिजॉल्व भी रह जाती हैं. बट हाँ, हर चीज से प्रोस एंड कॉन्स हैं. सो अगर आप कहीं पर भी मुझसे कहेंगे, क्योंकि फिजिकल लेक्चर में द प्लस पॉइंट इज दैट कि मैं क्वेरीज बहुत ज्यादा तक मैं लोगों तक पहुंच पाता हूँ, प्रोफेशनल ब्रदर्स, और प्रोफेशनल ब्रदर मेरी बात को समझ पाते हैं. तो क्वेरीज को सॉल्यूशन के लिए अगर कहीं और भी, आई एम रेडीली अवेलेबल फॉर यू स्पेसिफिकली अंकुर सर, फॉर मैं हमारी द सीआईआरसी की मैं मेल डाल देता हूँ, सीआईआरसी. आई एम रेडीली अवेलेबल, माई पीपीटी इज रेडीली अवेलेबल. बट प्रोफेशनल हेल्प भी किसी को चाहिए
तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली मैंने कह दिया था कि भैया किसी को अगर फॉर्म 1 फाइल करवाना हो तो सब डाटा मुझे दे दीजिए, मैं सब कुछ करके दे दूंगा आपको, बाय मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज। सो इट इज अप टू यू। सो थैंक यू सो मच अंकुर सर। आई थिंक हैव यू एंजॉयड द सेशन? आई थिंक सो, मतलब थोड़ा सा टेक्निकल था। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, मेंबर्स को अच्छा लगा आपका सर, सुनकर। और अच्छे नंबर थे आज मेंबर्स के। भाई सर आपकी ग्रेटनेस है और सर ये तो। सर आप लोग टाइम निकालते हो सर मेंबर्स के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे सर, मेंबर्स के लिए अच्छा, आप अच्छा काम कर रहे हो सर। सर मैं ये भी बताता हूँ, इस मंथ से मैं ये भी कहूंगा कि सर आई एम अ रेगुलर स्पीकर ऑन बैंक ब्रांच ऑडिट ऑल्सो। सो इन मार्च वी कैन कंडक्ट ऑल्सो, वी विल डू दिस एक्टिविटी ऑल्सो, सो दैट कि ईच एंड एवरी मेंबर या मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी बेनिफिटेड। बिल्कुल सो बिल्कुल सर, लास्ट टाइम पे हमने डे वाइज 8 सेशन लगाए थे, 8 दिन के अलग हाँ जी, अलग हाँ जी। वाइज। तो कोशिश करेंगे सर इस बार भी 8-10 सेशन लगाने की, जिससे कि हम मैक्सिमम मेंबर सर आप तक मजा कर पहुंचे। देते हो सर आप। सर कोशिश कर रहे हैं सर आप लोगों के बीच में। सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you. ठीक है। हाँ सर, क्लोज कर दो।